हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका कंटिन्यू करते हैं बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं इस यूनिट में। लास्ट यूनिट में हमने बात की थी आपके मेनली बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म की, कि बॉडी कैसे डिफेंस शो करती है पैथोजेंस के टूवर्ड्स। और फिर हमने बात कर रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्फेक्शन में इन्फ्लुएंस है, मीन्स करते हैं कि लाइक इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ा देते हैं। और फिर हमने शुरू किया था आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था HAI। ठीक है, तो HAI के बारे में अगर थोड़ा सा समराइज करूं तो फिर वो यही है कि हॉस्पिटल स्टे के ड्यूरिंग अगर विद इन 24 आवर्स, ठीक है, आप कोई इन्फेक्शन एक्वायर करते हो हॉस्पिटल के स्टे के विद इन, मीन्स आप एडमिट हो हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल में प्रेजेंट हो और वहां से आपने विद इन 48 आवर्स आपने कोई इन्फेक्शन एक्वायर किया है, तो आपका वो HAI में काउंट होता है। या फिर आप हॉस्पिटल स्टे पर थे और फिर आप डिस्चार्ज हो गए और डिस्चार्ज के बाद विद इन 30 डेज के अंदर कोई क्या बोलते हैं आपका कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो आपका HAI में काउंट होता है। वो इसलिए क्योंकि कुछ इन्फेक्शंस का जो इंक्यूबेशन टाइम है, लाइक जैसे हमने बताया ना, पैथोजन का इंक्यूबेशन टाइम होता है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तो 30 डेज तक का लैप्स हम लेके चलते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब उसमें हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ HAI की, तो HAI का HAI के सोर्सेस क्या कहते हैं, एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस। ठीक है, एंडोजेनस मतलब जो हमारे ओन फ्लोरा से हो रहा है और एक्सोजेनस जो हम एनवायरमेंट से गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो 90% हम एक्सोजेनस HAI गेन करते हैं। ठीक, टाइप्स हमने 4 टाइप्स की पढ़े थे, जिसमें था हमारा आपका कॉटी, SSI, आपका क्लैप्सी और एक वैप। ठीक है, ये चारों हमने पढ़े थे प्रॉपरली। उसमें मेनली आपके कुछ ही पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके लाइक आपका स्ट्रेप्टोकोकस आपका हो गया, निमोनिया आपका स्टेफाइलोकोकस ओरियस हो गया, सूडोमोनास हो गया, ई कोलाई, हिस्टीरिया, क्लेप्सिला, यही सारे होते हैं ऑलमोस्ट इन सारे HAIs में। ठीक है, ये हमारा था। फिर उसमें हमने बात करी थी कॉटी के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, तो इनड्वेलिंग कैथेटर से मेनली होता है ज्यादातर। ठीक, और उसमें था कि लाइक हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, तो हमें UTI वाले सिम्टम्स देखने को मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो UTI है कॉटी। ठीक है, दैट इज कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देन हमने बात करी थी वेब के बारे में, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जिसमें मेनली वेंटिलेटर और एंडोट्रिकल इंट्यूबेशन की जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उसके थ्रू अगर हम कोई लाइक जो बैक्टीरिया है पैथोजन से कांटेक्ट में आते हैं तो निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। देन हमने बात की थी आपका सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, या सेंट्रल लाइन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन में, दैट इज क्लैप्सी। तो क्लैप्सी में ये था कि आपके सेंट्रल लाइन के थ्रू जो इन्फेक्शन एंटर कर रहा है, आपके ब्लड में इन्फेक्शन जो हो रहा है, दैट इज क्लैप्सी। तो वो मेनली हमने बात की थी सेंट्रल लाइन से होता है, उसकी फिर सिम्टम्स के बारे में बात की थी। एंड आपका फिर SSI आपका सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, मतलब जहां पे भी सर्जिकल इंसिशन होता है, ठीक है, जहां पे इंसिशन किया जाता है सर्जरीज के दौरान, उसके वुंड के एरिया पे अगर कोई इन्फेक्शन, उस साइट पे हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है, दैट इज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो डिपेंड करता है आपके इंसिशन के लेंथ पर और आपके लाइक इंसेशन का, लाइक जब प्रोसीजर इंसेशन कर रहे थे, प्रोसीजर कर रहे थे, तो वहां पे कितना स्टैंडर्ड मेजर्स प्रेजेंट थे, क्योंकि अगर प्रॉपरली वुंड केयर नहीं हो रहा है, प्रॉपर टाँके नहीं लगे हैं, ठीक है, इंसेशन पर, ठीक है, और लाइक कोई ड्रेनेज प्रेजेंट है वहां पे, कोई ड्रेन लगा हुआ है, तो इन सारे ये फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे SSI के। तो हमने ये चीजें डिस्कस कर ली थी, मतलब ऑल ओवर HAIs के, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस के। ना हम बात करेंगे, हमने जैसे उसमें बताया था कि इनके अलग अलग ट्रीटमेंट और या फिर आप कह सकते हो इनका केयर है। ठीक है, अलग HAI का अलग अलग केयर है, जिसको हम बंडल अप्रोच कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे उसी टॉपिक से, वो है आपका बंडल अप्रोच। मतलब बंडल अप्रोच फॉर प्रिवेंशन ऑफ HAI, मतलब हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम HAI को प्रिवेंट कर सकते हैं। मेनली हमारा पहले प्रिवेंट करो, क्योर तो फिर तो जो फिर कंडीशन होती है, निमोनिया की कंडीशन के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलेगा, UTI के हिसाब से उसका चलेगा, तो ऐसे होता है। लेकिन हमारा मेनली जो होता है कि हमें प्रिवेंट कैसे करना है, मतलब क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है पहले ही। ठीक है, तो प्रिवेंशन वाला मेजर पे आता है, दैट इज बंडल अप्रोचेस फॉर प्रिवेंशन ऑफ HAI। तो इसमें हम चारों के बारे में बात करेंगे कि चारों के जो अप्रोचेस हैं वो अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम कॉटी के बारे में बात करेंगे। कॉटी हमारा क्या है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, यही हमारा हमें पॉइंट्स फॉलो करने होते हैं, तो हम कॉटी को प्रिवेंट कर सकते हैं इन पेशेंट। तो क्या क्या है, पहला है मेंटेन एसेप्सिस ड्यूरिंग इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ कैथेटर। एसेप्सिस मतलब
इन्फेक्शन फ्री, आपका स्टेरिलिटी, ठीक है, मींस जो भी प्रोसीजर आप यू मीन लाइक आप जब कैथेटराइजेशन प्रोसीजर करोगे तो वहां पे एसेप्सिस मेंटेन करके रखना है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन ना हो, मतलब मींस आप कह सकते हो जो भी आप आर्टिकल्स यूज करो, कैथेटर्स हो गया, आप आपके ग्लव्स हो गए, सिरिंजेस हो गए, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो वो स्टेराइल होने चाहिए, ठीक है, स्टेराइल होने चाहिए। और प्लस आपका हैंड हाइजीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हैंड हाइजीन नहीं रखोगे तो वो स्टेरिल जो आर्टिकल्स उनका स्टेरिलिटी का कोई मतलब नहीं है फिर ना, ठीक है। तो आपको एसेप्टिक मेथड्स का यूज करना है, ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन नहीं करना है। और वो कब करना है आपका, ड्यूरिंग इंसर्शन, इंसर्ट करते वक्त और रिमूवल दोनों वक्त आपको ध्यान देना है। रिमूवल में लोग इतना ध्यान नहीं देते, क्यों, क्योंकि लाइक आ रही है वो तो पहले से ही यूज में है तो उसमें इतनी स्टेरिलिटी तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है कि आपके ही थ्रू गया हो, ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन हुआ हो। तो आपको क्या करना है, पहला है पॉइंट आपका एसेप्टिक मेथड, या आप कह सकते हो एसेप्टिक प्रोसीजर, ये मेंटेन करना है एसेप्सिस को। दूसरा हमें बताया जाता है कैथेटर केयर। दूसरा क्या है, कैथेटर केयर, मतलब जब तक कैथेटर लगा हुआ है, ठीक है, आपका इंडवेलिंग कैथेटर है, जब तक लगा हुआ है तब तक आपको उसकी केयर करनी है। अब केयर कैसे करेंगे, लाइक क्लीनिंग, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट की क्लीनिंग हो गया, वहां पे आपको असेस करना है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है प्रॉपरली चीज, और आपका यूरो बैग वगैरह होता है उसको ड्रेन करना है प्रॉपरली, ठीक है, उसको फिल नहीं होने देना है, बहुत सारी चीज होती है। यूरिनरी बैग को मींस आपका यूरो बैग को वेस्ट लेवल के ऊपर रखना है, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें होता है कैथेटर केयर में, ठीक है। तो आपको कैथेटर केयर करना है प्रॉपरली स्पेसिफिक इंटरवल्स पर, मतलब शिफ्ट के टाइम, लाइक आपके हर 6 आवर्स पर, हर 8 आवर्स पर आपको कैथेटर केयर प्रोवाइड करना है। असेसमेंट फॉर एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन एट यूरिनरी ट्रैक्ट। तीसरा हमारा क्या है कि यूरिनरी ट्रैक्ट पर किसी भी इन्फेक्शन के साइन, इन्फेक्शन के साइन कौन से होते हैं आपके, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ठीक है, डिस्चार्जेस, पस फॉर्मेशन, ऐसा कुछ अगर आपको दिख रहा है तो आपको तुरंत नोटिफाई करना है फिजिशियन को या फिर डॉक्टर को, ठीक है। देन आपका है मेन इंपॉर्टेंट हैंड हाइजीन, जो कि आपका 4th में बताया गया है। तो हैंड हाइजीन आपको मेंटेन करके रखनी है ताकि आपके थ्रू पेशेंट में इन्फेक्शन ना ट्रांसफर हो। देन फॉर लेस ड्यूरेशन अगर है, अगर लाइक होता है ना कि अगर थोड़े ही टाइम के लिए, मान लीजिए किसी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए पेशेंट आया है, ठीक है, थोड़े ही टाइम के लिए उसका स्टे है हॉस्पिटल में, तो क्यों हम फिर इनड्वेलिंग कैथेटर्स का यूज करें, उसके जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके अल्टरनेटिव जैसे आपका हो सकता है इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, ठीक है, इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन एंड कॉन्डम कैथेटर्स, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ लेस मींस आप कह सकते हो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, 48 आवर्स, आपका 72 आवर्स ऐसे होता है। तो हम फिर इनड्वेलिंग कैथेटर्स का यूज नहीं करते वहां पे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है। तो जब शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको फिर यूज करने का कोई मतलब नहीं है। देन नेक्स्ट इज कीप यूरो बैग एट वेस्ट लेवल एंड एम्प्टी टाइमली। यूरो बैग को क्या करना है, वेस्ट लेवल पर रखना है, ठीक है, पेशेंट के, और उसको टाइमली ड्रेन करते रहना है, एम्प्टी करते रहना है, क्योंकि उसमें यूरिन ही तो कलेक्ट हो रहा है, और यूरिन से इन्फेक्शन मींस लाइक उसमें भी तो वो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ट्रैक्ट में ट्रैवल कर सकते हैं पैथोजेंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉटी। नाउ हम बात करेंगे वैप। वैप क्या है आपका, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में बंडल अप्रोचेस क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है आपको हेड एलिवेट करना है। पहला क्या है, आपको हेड एलिवेट करके रखना है, और कितना रखना है, 30 to 45 डिग्रीज पर। जो भी पेशेंट आप वेंटिलेटर पे है, ठीक है, जो भी पेशेंट को केयर आप कर रहे हो वेंटिलेटर पे है, ठीक है, वेंटिलेटर पे लाइक कोई कंडीशन हो सकती है कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना है या हो, तो उसको आपको क्या करना है, सबसे पहला कि उसका ड्यूरिंग वेंटिलेशन या जो भी चीजें हैं, आप उसका हेड हमेशा एलिवेट करके रखोगे, हमेशा 30 to 45 के डिग्रीज के बीच में उसका हेड आप एलिवेट करके रखोगे, ठीक है। एलिवेट करके रखने का रीजन क्या है, पहला है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन नहीं, एस्पिरेशन नहीं रहता है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन जो भी है वो रिड्यूस हो जाता है, लाइक कोई भी सिक्रीशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो एस्पिरेट नहीं करेगा पेशेंट। दूसरा क्या है, लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, क्या है, लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, मतलब ब्रीदिंग फैसिलिटेट होती है, जैसे हमने बात करी ना आपके सेमी फाउलर पे ब्रीदिंग अच्छी फैसिलिटेट होती है, तो हाउ फाउलर इज द बेस्ट फॉर ब्रीदिंग एंड कार्डियोवास्कुलर, ठीक है। तो वही है कि आपको अब वेंटिलेटर पे तो आप हाई फाउलर नहीं दे सकते ना पेशेंट को,
तो आपको क्या करना है, सेमी फाउलर 30 to 45 डिग्रीज पे आपको देनी है, ताकि पेशेंट की ब्रीदिंग अच्छे से हो, फैसिलिटेट हो, लंग की कैपेसिटी इंक्रीज हो, और दूसरा जो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन था वो कम हो जाए। ठीक, देन नेक्स्ट इज असेस द नीड ऑफ सेडेशन एंड अर्ली एक्सट्यूबेशन। दूसरा क्या है, नीड ऑफ सेडेशन एंड अर्ली एक्सट्यूबेशन। नीड ऑफ सेडेशन एंड अर्ली एक्सट्यूबेशन मतलब कि जितना जल्दी हो सके, जैसे लाइक होता है कि वेंटिलेटर बहुत लंबे टाइम लॉन्ग टर्म यूज के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना कि कितनी जल्दी आप वो एक्सट्यूबेट कर दो, जो भी एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हो रखी है, ठीक है, आप वेंटिलेटर यूज कर रहे हो, सक्शनिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें, तो आप कितनी जल्दी उन सारी चीजों से पेशेंट को फ्री कर रहे हो, ठीक है, दैट इज अर्ली एक्सट्यूबेशन। क्यों करना है, क्योंकि उससे पेशेंट जैसे ही वो चीजें देखो, आपको तो ना पहले आप उसको एक डिवाइस दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो, ताकि वो चीजें आप सक्शनिंग कर रहे हो, तो आप उसके जो भी एक्सपिरेशन है, सिक्रीशन है, वो आप रिमूव कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप डिवाइसेस हटा दोगे, सारी चीजें हटा दोगे, तो पेशेंट को पता रहेगा कि हाँ अब मुझे खुद से कफ करके ये चीज एक्सपेल करनी है, ठीक है, उसकी खुद की फंक्शनिंग है ना ये। अगर आप डिवाइस कर दोगे तो पेशेंट कहीं ना कहीं डिवाइस पर डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, म्यूकस इकट्ठा होगा, एस्पिरेशन सिक्रेशन इकट्ठे होंगे, तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया निमोनिया ही तो होगा, बैक्टीरिया कॉज करेंगे निमोनिया को, ठीक है। तो यही है कि आपको अर्ली एक्सट्यूबेशन का ध्यान रखना है, जितनी जल्दी हो सके आप एक्सट्यूबेट करें, ताकि पेशेंट अलर्ट हो जाए कि हाँ आप कफ करना है, अब मुझे चीजों को लाइक जो भी है एक्सपिरेशन है वो एक्सपेल आउट करना है, ठीक है, कंट्रोल करना है अपने सिक्रीशंस को। देन नेक्स्ट इज ओरल केयर। थर्ड इज आपका ओरल केयर। ओरल केयर क्यों करते हैं, ओरल केयर करते हैं अगर जैसे एस्पिरेशन सिक्रीशन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो आपने उसको सक्शनिंग वगैरह तो कर दी, लेकिन वहां पे वो कहीं ना कहीं पैथोजन का एक हब हो जाता है, ठीक है, कोलोनाइजेशन का, कि हाँ वहां पे वो होंगे, ठीक है, कोलोनाइज करेंगे, देन फिर वो मल्टीप्लाई करके आपका इन्फेक्शन कॉज करेंगे, दैट इज निमोनिया। तो इसीलिए ओरल केयर प्रोवाइड करते हैं कि जो भी चीजें हैं कोलोनाइजेशन ना होने पाए पैथोजन का, और वो हम करते कैसे हैं, क्लोरोहेक्सेडीन से। क्लोरोहेक्सेडीन सॉल्यूशन हम लेते हैं और हम क्या करते हैं, ओरल केयर करते हैं, ताकि जो भी कोलोनाइजेशन होना था बैक्टीरिया का या पैथोजन का वो ना हो, टू रिड्यूस द कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। थर्ड इज प्रोफाइलैक्सिस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। सॉरी फोर्थ है, हाँ फोर्थ पॉइंट है, तो फोर्थ पॉइंट है आपका प्रोफाइलैक्सिस फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज। पीयूडी के लिए हम क्या करते हैं, प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, ताकि एस्पिरेशंस की वजह से, सिक्रीशंस की वजह से, स्ट्रेस आप कह सकते हो, स्ट्रेस अल्सर्स जो माउथ में होने के चांसेस हैं, ठीक है, आपके जीआई ट्रैक्ट में होने के चांसेस हैं, ठीक है, एक्सट्यूबेशन किया हुआ है आपने, सॉरी इंट्यूबेशन किया हुआ है, ठीक, तो ये सारी चीजें जो भी हैं लाइक अल्सर्स होने के चांसेस हैं वो ना हो, ठीक है, इसलिए प्रोफाइलैक्सिस। और दूसरा है जीआई ब्लीडिंग, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन, तो ये हमें ध्यान में रखना है, इसलिए हम प्रोफाइलैक्सिस चलाते हैं, ताकि जो भी अल्सर या फिर आप कह सकते हो ब्लीडिंग होने के चांसेस है जीआई ट्रैक्ट में वो ना हो, ठीक, माउथ एंड जीआई ट्रैक्ट, और आपका माउथ उसी में आता है। देन आपका फिफ्थ है सेक्शनिंग। फिफ्थ में सेक्शनिंग आता है, तो आपको जो भी एस्पिरेशन है, सिक्रीशन से जो कुछ भी चीजें हैं, वो आपको हर 2 घंटे में सेक्शनिंग परफॉर्म करके रिमूव करना है। बहुत सारी चीज होती हैं, सिक्रीशंस हो रहे हैं, म्यूकस है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, तो उसको आपको क्या करना है, सक्शन आउट करना है, ताकि एस्पिरेशन का जो भी रिस्क है वो रिड्यूस हो सके। देन लास्ट में आपका है सिक्स्थ, जो कि आपको है हैंड हाइजीन। वो तो आपको हर एचएआई में परफॉर्म करना ही करना है, कि बिना हैंड हाइजीन के आप पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर या कोई भी केयर नहीं दोगे, ठीक है, हैंड हाइजीन इज मस्ट, क्योंकि आप अपनी तरफ से इंफेक्शन दे रहे हो, तो दैट इज बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है, तो ये नहीं करना, क्योंकि आपसे ही मेजरली रिस्क होता है, स्टाफ से ही, स्टाफ एंड आर्टिकल, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में 2 ही चीजें ज्यादा मेजर होती हैं, तो वो आपको अपने साइड से ध्यान रखना है कि आपको हैंड हाइजीन प्रॉपर करनी है, आपको पीपी चीजें यूज करनी, लाइक ग्लव्स, मास्क, ये सारी चीजें यूज करनी है, ताकि आपको भी इन्फेक्शन ना हो और पेशेंट को भी इन्फेक्शन ना हो। बाकी इसमें 2 और हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे क्लेप्सी के बारे में, ठीक है, उसके बंडल अप्रोचेस क्या हैं। तो क्लेप्सी आपका क्या है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तो क्लेप्सी में हम जब बंडल अप्रोच अप्लाई करते हैं, तो उसमें 2 चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला, जब हम उसका इंसर्शन करते हैं सेंट्रल लाइन का, और दूसरा उसका मेंटेनेंस के बारे में, ठीक है। तो जब हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, सेंट्रल लाइन,
तब हमें कौन कौन से अप्रोचेस को ध्यान में रखना है कि हम HAI को प्रिवेंट कर सके। तो पहला है कि हमें स्टेराइल टेक्निक का इस्तेमाल करना है। स्टेराइल टेक्निक का इस्तेमाल करना है, जो भी आर्टिकल्स आप यूज कर रहे हो वो स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है, लाइक सेंट्रल लाइन्स, कैथेटर्स, ये सारी चीजें आपके जो भी आर्टिकल्स आप यूज कर रहे हो उसके ड्यूरेशन पे, ये सारी चीजें आपको एक स्टेराइल प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ठीक है। और उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके पास मास्क, ग्लव्स, गाउन, जो भी पीपी रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पास हो, ठीक है, ताकि आप कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना करो पेशेंट को। देन आपको स्किन जहां लाइक आप जो सेंट्रल लाइन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपको स्किन को क्लीन करना है विद क्लोरोहेक्सिडीन, ये याद रखना, क्लोरोहेक्सिडीन, उससे आपको स्किन को क्लीन करना है बिफोर इंसर्शन ऑफ सेंट्रल लाइन, ठीक है। हमेशा सब क्लेविकन वेन आपको यूज करना है रेदर देन जुगुलर वेन, ठीक है। जुगुलर वेन इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है और मतलब स्लब क्लेविकन को दिया जाता है, जुगुलर को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है ड्यू टू, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका बॉडी का जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन जो होने के चांसेस हैं वो रिस्क बढ़ जाता है जब आप जुगुलर वेन को ऑप्ट करते हो, ठीक है। और दूसरा है कि आपको फिमोरल वेन जो है उसको अवॉइड करना है, ठीक है, उसको अवॉइड करना। अगर ये आपके दो वेन्स में लाइक हो सकता है कि नहीं हो पा रहा है तो आपको फिमोरल में नहीं करना है, फिमोरल अवॉइड करना है। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, ताकि जो भी आप इंस्ट्रक्शन कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट है। देन मेंटेनेंस की बात करें हम, सेंट्रल लाइन आप जो भी आपने इंसर्ट कर दिया उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको केयर कैसे देनी है ताकि HAI ना हो। पहला है कि आपको डेली सेंट्रल लाइन को असेस करना है। सेंट्रल लाइन को असेस करना है लाइक साइड फॉर मींस आपको रिस्क फॉर इन्फेक्शन या साइंस ऑफ इन्फेक्शन हमें आपको देखने हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई ड्रेनेज, कोई डिस्चार्ज या कुछ भी, किसी भी काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि हाँ अब नॉर्मल चीज़ है तो आपको इन्फॉर्म करना है। दूसरा है कि जो भी पोर्ट्स होते हैं सेंट्रल लाइन में वो आपको डिसइंफेक्ट करना है बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। प्रोसीजर जैसे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो आप, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेंट्रल लाइन से परफॉर्म करते हैं। तो केयर करते वक्त या जो भी आप चीज़ें अप्लाई कर रहे हो प्रोसीजर करते वक्त उसमें आपको पोर्ट्स को बिफोर एंड आफ्टर आपको क्लीन करना है या डिसइंफेक्ट करना है। हैंड हाइजीन हमेशा होना चाहिए बिफोर केयर एंड आफ्टर केयर। देन वहाँ पे सेंट्रल लाइन पे जो ड्रेसिंग्स आप अप्लाई करते हो उसको हर 5 से 7 दिन पर आपको चेंज करते रहना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस ना हो, ठीक है। डिसइंफेक्ट करना है साइड को। अच्छा हाँ, जो भी साइड जैसे आप ड्रेसिंग कर रहे हो तो वहाँ पे जो साइड ड्रेसिंग कर रहे हो तो सेंट्रल लाइन साइड पे, तो वहाँ पे आपको डिसइंफेक्ट करना है स्किन को थ्रू क्लोरोहेक्सिडीन सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका क्लैप्सी। नाउ हम बात करते हैं SSI, जो क्या होता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन मेनली होता है आपके इंसिशन, ठीक है, जहाँ पे इंसिशन होता है। तो वही है कि सबसे पहले है कि आपको देना है एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस बिफोर इंसिशन। 60 मिनट्स पहले, इंसिशन करने के पहले 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट के पहले आपको क्या करना है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देनी है तभी आप इंसेशन करें, ठीक है। मतलब एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस ये आपके डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, ठीक है। उनको उनके अकॉर्डिंग आपको एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस पेशेंट में एडमिनिस्टर करनी है इंसेशन के 60 मिनट पहले, 1 घंटे पहले ही, ठीक है। तब आप ऑपरेशन वगैरह जो भी इंसेशन आप करोगे वो आप करें, ठीक है। स्किन को हमेशा प्रिपेयर करना है विद अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट, जैसे आपका क्लोरोहेक्सिडीन होता है, ठीक है, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा उसको पहले क्लीन करना है, मतलब स्किन को प्रिपेयर करना है ताकि वहाँ पे जो सराउंडिंग में या स्किन के ऊपर अगर कोई पैथोजन है तो वो आपके इंसेशन के ड्यूरिंग उसमें एंटर ना करे, ठीक है, इंटीग्रिटी में। देन आपका है इंट्रा ऑपरेटिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ये बहुत मेन है, ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार आपके MCQ में भी आया है। इंट्रा ऑपरेटिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल मेंटेनेंस, ठीक है। इंट्रा ऑपरेटिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल मेंटेनेंस का मतलब है कि ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी आपको ग्लाइसेमिक कंट्रोल मेंटेन करना है। ग्लाइसेमिक कंट्रोल मींस ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है। कब कितना, 200 mg पर DL के नीचे, 200 mg पर DL के नीचे आपको पेशेंट का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना है, वेदर द पेशेंट इज डायबिटिक और नॉट, वो डायबिटिक है या नहीं है, उसको डायबिटीज मेलाइटिस है या नहीं है, आपको वो नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 के नीचे होना चाहिए, 200 mg पर DL के नीचे होना चाहिए। कब, ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। क्यों, क्योंकि
आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है अगर आपका ऊपर रहता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका पैथोजन का जो इन्फेक्शन कॉज करने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो साइट पर इन्फेक्शन बहुत तेजी से कॉज होगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि जब आप इंसेशन करोगे ब्लड वगैरह का, आप कहते हो ब्लड ऑफकोर्स आएगा इंसेशन के टाइम में, तो अगर ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो इजीली अट्रैक्ट करेगा पैथोजन को। अट्रैक्ट मीन्स क्या कहते हैं, पैथोजन इजीली उसको फीड अप करेंगे, ठीक है, तो जल्दी से वो कोलोनाइज करेंगे, जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए ड्यूरिंग सर्जरी इंट्रा ऑपरेटिव प्रोसीजर्स आपको ग्लाइसेमिक कंट्रोल मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको बिलो 200 mg पर डे को मेंटेन करना है। आपको ये नहीं देखना कि पेशेंट डायबिटीज है या नहीं, ठीक है, पेशेंट डायबिटीज हो सकता है, नहीं हो सकता है। मेंटेन करना है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेंटेन करना है नॉर्मोथर्मिया पेरीऑपरेटिवली, दोनों चीजें इंट्रा ऑपरेट पेरीऑपरेटिव सेम ही है। ड्यूरिंग प्रोसीजर आपको नॉर्मोथर्मिया मेंटेन करके रखना है, मीन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको कितना होता है, 36.5 से 37.5, ये रेंज में होता है। वैसे तो आप कहते हो 37 सेल्सियस, ठीक है, तो 36.5 टू 37.5 सेल्सियस तक आपको क्या बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, दैट इज नॉर्मल थर्मिया। देन यूज सोप एंटीसेप्टिक एजेंट नाइट प्रायर टू सर्जरी टू द साइट। मतलब जहाँ पे भी सर्जरी, अब पेशेंट को पहले ही बता दिया जाता है कि कल हम आपकी सर्जरी की जो भी चीज़ें हैं, तो पेशेंट का है कि आप एज अ नर्स क्या करोगे, जो भी साइट है उस साइट पर एंटीसेप्टिक या सोप का यूज करके उस साइट को आप क्लीन करोगे एक रात पहले ही। लाइक कल सर्जरी होने वाली है तो आज रात में आप क्या करोगे, उस साइट को क्लीन करोगे विथ एंटीसेप्टिक एजेंट या सोप, ठीक है, ताकि वहाँ पे पहले से कोई पैथोजन का कोलोनाइजेशन ना रखा हुआ हो, ठीक है। आप पहले से क्लीन करोगे, फिर वहाँ पे भी सर्जरी के टाइम भी आपका फिर डिसइंफेक्ट किया जाता है विद हेल्प ऑफ अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्शन। दूसरा है कि ड्यूरिंग सर्जरी आप जब जैसे आप हेयर रिमूवल्स करते हो, ठीक है, हेयर रिमूवल मीन्स लाइक जहाँ पे भी इंसेशन लगाते हो अगर वहाँ हेयर है, लाइक आपका हेयर हेड हो गया, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट होते हैं, बहुत लोगों को हेयर होते हैं, ये यूजली मेंस, ठीक, तो वहाँ पे आप हेयर रिमूवल करते हो ताकि आप इंसेशन करेक्टली और प्रिसाइजली लगा सको। तो हेयर रिमूवल में आपको इलेक्ट्रिक क्लिपर्स का इस्तेमाल करना है रेदर देन ट्रेडिशनल मेथड। शेविंग के ऊपर आपको क्या मीन्स इंस्टेड ऑफ शेविंग यूज इलेक्ट्रिक क्लिपर्स, ताकि आप इजीली हेयर रिमूव कर सको। और उससे शेविंग क्या होता है, आपके जो स्किन इंटीग्रिटी उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक क्लिपर्स क्या होता है, उससे आप इजीली निकाल सकते हो, हेयर को रिमूव कर सकते हो, तो वहाँ पे जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन SSI का वो रिड्यूस रहता है, मीन्स उतना नहीं रहता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका SSI का बंडल अप्रोच, या फिर आप कह सकते हो अप्रोचेस टू प्रिवेंट HAIs, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं इसके आगे के टॉपिक्स जो है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल। लाइक आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो हर हॉस्पिटल में एप्लीकेबल होने चाहिए, और ये स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि ग्लोबली यूज हो रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइज आप ये कह सकते हो एसोसिएशन एजेंसीज द्वारा ये चीज़ें एप्लीकेबल की गई हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं आपके इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस के बारे में, ठीक है, लाइक जैसे हमने HAIs के बारे में बात करी या फिर जो भी हमने इन्फेक्शन के बारे में बात करी, तो उसके कंट्रोल मैकेनिज्म्स को छूंगे, ठीक है, मतलब हम कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। ट्रीटमेंट एक अदर थिंग होती है, ठीक है, पहले हमारा आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में अगर हम बात करें कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, तो आप नॉर्मली अगर चीजें लाइक अप्लाई करते हो कि इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो आप कुछ चीजें ध्यान में रखिए कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वे तो नहीं है, आपका स्टैंडर्डाइज नहीं है, बट ये क्या है कि आपका जैसे लाइक आप हर इन्फेक्शन लाइक कंट्रोल मैकेनिज्म में आप इसको अप्लाई करोगे तो आप इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हो इजिली इन मेजर्स को अप्लाई करके। तो पहला है आपका, इसमें आता है ये मैनेजमेंट ऑफ BMW आपका हो गया बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक, जिसके बारे में हमने एक BMW के बारे में हमने एक अलग से एक वीडियो बनाई है, चैनल पर है, ठीक है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई आप फिर BMW के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, डिटेल में। तो मैनेजमेंट ऑफ BMW कैसे है, क्या है, इस चीजों के बारे में उस पर वीडियो है। देन दूसरा है आइसोलेशन प्रिकॉशंस। आइसोलेशन प्रिकॉशंस के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए किसी को हाईली कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, लाइक हाईली कंटेजियस डिजीजेस हैं,
ठीक है, किसी को कम्युनिकेबल डिजीज है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, आइसोलेट करते हैं पर्सन को, ठीक है, पेशेंट को, ताकि वो किसी और को स्प्रेड ना हो। जैसे कोविड के टाइम में पेशेंट्स को या पर्सन को हम लोग क्वारंटाइन करते थे, आइसोलेशन में रखते थे, जिनका डायग्नोस हो जाता था, ठीक है, तो इससे क्या होता था, दूसरे को वो ट्रांसफर ना हो, ठीक है, इस वजह से करते थे। तो आइसोलेशन प्रिकॉशंस के भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड वे में, ठीक है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अभी मैं बस लिस्ट कर रही हूँ कि ये कौन कौन सी चीजें हैं या मेजर्स हैं जो आप नॉर्मली इन्फेक्शन कंट्रोल में अप्लाई करके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बीएमडब्ल्यू के बारे में हो गया, आइसोलेशन प्रिकॉशंस का आप यूज कर सकते हो, इन्फेक्शन कंट्रोल इन आईसीयूज, ठीक है, एज अ नर्स आप जब वर्क करते हो आईसीयूज में, हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप जब वर्क करते हो, तो आईसीयू में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहां पे आपको हाई सेप्टिक मेथड्स लाइक एसेप्टिक मेथड्स आपको क्या बोलते हैं अप्लाई करने होते हैं, एसेप्टिक प्रोसीजर्स अप्लाई करने होते हैं, जिससे इन्फेक्शन को आप इजीली कंट्रोल कर सको या प्रिवेंशन से मतलब प्रिवेंट कर सको, ठीक है। देन आपका पर्सनल हाइजीन आता है। पर्सनल हाइजीन में दोनों के लिए एप्लीकेबल है, पेशेंट के लिए भी, एज पर आपका एज अ स्टाफ, एज पर नॉर्मल इंडिविजुअल, सबको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। देन आपका है कि प्रिवेंशन ऑफ कैथेटर इन्फेक्शंस। प्रिवेंशन ऑफ कैथेटर इन्फेक्शंस लाइक जैसे हमने बात करी, मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन हम देखते हैं हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल स्टे के टाइम, वो होता है आपका यूटीआई, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि आपका नॉर्मली कैथेटर से होता है, ठीक है। तो उसको हमें ध्यान में रखना है कि उसको पहले प्रिवेंट करना है, ठीक है, कैथेटर इन्फेक्शन ना हो, उसके चांसेस ना हो, क्योंकि इजीली हो जाते हैं। हैंड हाइजीन, ऑफ कोर्स ये तो हर जगह एप्लीकेबल है। हैंड हाइजीन एक ऐसा बेसिक मेथड है, या आप कह सकते हो ऐसा बेसिक सिंपल मेथड है जो हर इंडिविजुअल को अप्लाई करना चाहिए। नॉट इवन इन केयर, नॉट इवन इन ट्रीटमेंट, इवन आप खाना भी खाने जाते हो तो आपको हैंड हाइजीन रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। देन आपका है डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। ऑफ कोर्स डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन के पहले आती है आपकी क्लीनिंग। जो नॉर्मल आर्टिकल्स है आप उनको क्लीन रखिए, जो भी चीजें आप उनको क्लीन रखिए, ठीक है। फिर आपका आता है डिसइंफेक्शन, जो आपको लगता है कि हाँ ये चीजें इन्फेक्टिशियस हो सकती हैं, तो उनको आप डिसइंफेक्ट करिए, जो आर्टिकल डिसइंफेक्ट के लिए हैं, ठीक है। और ये हमने डिस्कस किया था डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन चैप्टर में, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन जो हो सकते हैं उनको डिसइंफेक्ट करिए, जो स्टेरलाइज हो सकते हैं चीजें लाइक आपके ग्लास मटेरियल्स हो गए, आपके मेटल आइटम्स हो गए, तो उनको आप स्टेरलाइज करिए, ठीक है, प्रॉपरली, ताकि हॉस्पिटल में स्टे के टाइम में आप पेशेंट को किसी भी काइंड ऑफ इन्फेक्शन ना प्रोवाइड करें, ठीक। दूसरा डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन आपका यूनिट पर भी वर्क करता है, जैसे आपके आईसीयूज में, आपके ऑपरेशन थिएटर्स में, ठीक है, इन सब में आपका फ्यूमिगेशन वगैरह होता है, ठीक है, ताकि उसको प्रॉपरली स्टेरिलाइज किया जाए। डिसइंफेक्शन आपका यूनिट का होता है, जैसे हमने आपके इन पेशेंट हॉस्पिटल एंड सेफ्टी डिस्चार्ज में हमने पढ़ा था ये सारी चीज, प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट, यस, उसमें पढ़ा था डिसइंफेक्शन आप कैसे करोगे, ठीक है, यूनिट का कैसे, पेशेंट का यूनिट कैसे क्लीन रखोगे, सराउंडिंग क्लीन रखोगे, तो सारी चीजें हैं कि डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन प्लस क्लीनिंग आपको ये ध्यान में रखना है। हॉस्पिटल क्लीनिंग लो आ गया इसमें। हॉस्पिटल क्लीनिंग वही है कि आपको कैसी चीजें को क्लीन रखना है, जो चीजें आप डिसइंफेक्ट या स्टेरिलाइज नहीं कर सकते उनको आप क्लीन तो रख सकते हो ना, तो आप वो चीजों को क्लीन रखिए, उन यूनिट्स को क्लीन रखिए, उन आर्टिकल्स को, मटेरियल्स को क्लीन रखिए। देन आपका आता है नेक्स्ट यूज एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप आप एक ये आप पढ़ोगे अपने माइक्रो एंड इन्फेक्शन में। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप में आपको ब्रीफ करती हूँ कि होता क्या है। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप एक कहता है कि रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब लाइक नॉर्मली एग्जांपल दूं, अगर अभी पेशेंट को या नॉर्मल इंडिविजुअल को किसी को भी हल्का सा बुखार आ जाए ठीक है, अभी कुछ हो जाए, तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, तुरंत दवा लिया, पैरासीटामोल तुरंत अंदर, तुरंत डोलो एक तो ऐसे नहीं करना होता है आपको। एंटीबायोटिक्स, लोग आजकल एंटीबायोटिक्स बहुत इजीली, बहुत कह सकते हो, कई लोग तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं, सबको पता है कि हाँ कुछ हुआ, एक एजिथ्रोमाइसिन लिया सही हो गया, सारी सर्दी जुकाम खांसी सब दूर, ये नहीं करना है। एंटीबायोटिक्स आर मेंट टू ट्रीट इन सर्टेन, आप कह सकते हो कि एक सर्टेन डिजीज कंडीशन को, या आप कह सकते हैं ऐसे कंडीशंस को एक सर्टेन वे पे ट्रीट करने के लिए बनाए गए हैं। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स को आप ऐसे ही इरेशनली यूज करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेंगे, ठीक है, इवन रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस है, लाइक जो उसका रियल यूज था, अब जब हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें यूजेबल ही नहीं है, मीन्स उसका इफेक्ट ही नहीं शो हो रहा है, रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। तो एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप एक कह सकते हो एक ऐसा
प्रोसेस है या एक कह सकते हैं एक ऐसी टेक्निक वो करी गई है जिसमें रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स को बताया गया है कि आप एंटीबायोटिक्स का यूज एक रैशनल तरीके से करें, जहां पे एप्लीकेबल है वहीं करें। आप ऐसे ही एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को मत यूज करें ताकि किसी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, किसी काइंड ऑफ इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें ना हो। ठीक है, तो वो हो गया। देन आपका है सर्विलांस ऑफ HAI। सर्विलांस ऑफ HAI मतलब HAI का कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है, ये सारी चीजें हमें देखना है, सर्विलांस करना है। ठीक है, उसके चीजों को हमें नोटिफाई करना है कि हाँ HAI का ये कंडीशन है, ये होने के चांसेस हैं, या ये एक डेटा फॉर्म करना है। ठीक है, वो सारी चीजें करनी है ताकि हम HAI को प्रॉपरली कंट्रोल कर सके और प्रिवेंट कर सकें। देन है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को भी सर्विलांस करना है। मींस हॉस्पिटल एनवायरनमेंट कैसा है, उसको प्रॉपर क्लीनिंग हो रही है, डिसइंफेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आर्टिकल्स का स्टेरिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वही है कि सर्विलांस करना है प्रॉपर हॉस्पिटल चीजों को। मींस हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट प्रॉपरली, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, पेशेंट का यूनिट हो गया, ICUs हो गए, ऑपरेशन थिएटर्स हो गए, इवन आपके नॉर्मल जो वॉशरूम्स प्रेजेंट होते हैं हॉस्पिटल्स में, उस सब चीजों को मिला के एक हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट बनता है ना, सारी चीजों को देखना होता है। फूड, वाटर, सैनिटेशन प्लस हॉस्पिटल पेशेंट का यूनिट, फिर अदर जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब चीजों का आपको ध्यान में रखना होता है। देन इफेक्टिव केयर एंड कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में जो सबसे मेजर चीज होती है वो होता है इफेक्टिव केयर एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव केयर एंड कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप प्रॉपरली केयर प्रोवाइड करें, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें, स्टैंडर्ड मेथड्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, जो प्रोसीजर्स हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि आप एक इफेक्टिव केयर, एक क्वालिटी केयर दे सकें। दूसरा है कम्युनिकेशन, कि आप पेशेंट के साथ ट्रुथफुल रहें। ठीक है, आप जो भी पेशेंट को बताना चाहते हो या पेशेंट को जो पता होना चाहिए, जिसको पेशेंट का राइट है, वो चीजों को पता हो, वो तभी होगा जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करोगे। तभी पेशेंट भी आपको अपने बारे में इजीली चीजें बताएगा कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। या बहुत से होता है ना, पेशेंट हिचकिचाते हैं कि अरे बताना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन आपको जब तक चीजें नहीं मालूम होंगी आप ट्रीट कैसे करोगे। तो वो कैसे होता है आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये जर्नल चीजें हैं। नाउ हम बात करते हैं आपके स्टैंडर्ड लेवल पे, मींस आप कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज मेथड जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो वो हो गए आपके यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। ठीक है, तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या है आपके, जो आप ग्लोबली एप्लीकेबल अप्लाई करते हो इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में। ठीक है, नॉट ओनली HAIs, इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए जो हम यूनिवर्सली चीजें अप्लाई करते हैं, या आप कह सकते हो मेजर्स या अप्रोचेस अप्लाई करते हैं, वो होते हैं आपके यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। ठीक है, तो उस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मेनली आपका बताया गया है यूज ऑफ प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या है, एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है। सेट ऑफ प्रैक्टिस मींस एक प्रॉपरली एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है कि हाँ अलग अलग चीजों का प्रैक्टिस है, जिसमें हम अवॉइड करते हैं कॉन्टैक्ट विद पेशेंट बॉडी फ्लूइड बाय यूज ऑफ PPE। मेनली इसका क्या है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इस PP का क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज बताया गया है कि आप कैसे इस्तेमाल करोगे ताकि जो पेशेंट के ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, अदर सिक्रीशंस, एक्सक्रीशंस जो कुछ भी है उसके कांटेक्ट में आप ना आओ। ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल प्रिकॉशन। आप या कोई भी इंसान अगर पेशेंट को डील कर रहा है और उसके बॉडी से ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीशन, सिक्रीशंस, ये सारी चीजें जो इन्फेक्टिशियस हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हो कंटामिनेटेड है, उनके अगर थ्रू आप कांटेक्ट में आओगे तो ऑफकोर्स आपको भी इन्फेक्शन होगा। तो आप कैसे उस कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हो, तो दैट इज यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में बताया गया। तो वो थ्रू सेट ऑफ प्रैक्टिसेस से होता है, बहुत सारी चीजें, नॉट ओनली PP, बहुत सारे प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व है इसमें, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, so it is a set of practices for avoiding contact with patient's body fluid by use of PPE। ठीक है, अब इसको इंट्रोड्यूस पहली बार किया गया था 1985 में टिल 1988 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि हम ये कर सकते हैं तो हमें भी इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक इंट्रोडक्शन फेज चल रहा था कि हाँ हम ये करते हैं, या एप्लीकेशन फेज चल रहा था। ठीक है, इंटरवेंशन फेज चल रहा था। इसको यूनिवर्सली कब एक्सेप्ट किया गया, यूनिवर्सली कब नेम किया गया, तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को बोला गया 1995 में। यूनिवर्सली एक्सेप्ट कब किया गया, या एप्लीकेबल ग्लोबली कब किया गया, 1995 में, कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड मेथड है और ये सबको यूज करना चाहिए ताकि
हम इन्फेक्शन को इजिली कंट्रोल एंड प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, देन द प्रिंसिपल इसके पीछे क्या है, प्रिंसिपल ये है कि वही है कि अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट विथ, अब इसमें सारी चीजें मेंशन है, अब ध्यान से देखिए, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड, बॉडी फ्लूइड, सिक्रीशंस, एक्सक्रीशंस, नॉन इंटैक्ट स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें सारी चीजें एप्लीकेबल है। हाँ, एक्सक्रीशंस में स्वेट इंक्लूड नहीं होता है, नॉट स्वेट। ठीक है, स्वेट इंक्लूड नहीं होता है, डू नॉट, इसमें मैं लिख देती हूँ, डू नॉट इंक्लूड स्वेट। ठीक है, इसमें प्रॉपरली मेंशन है, ये प्रिंसिपल एक कह सकते हो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है, तो इसमें स्वेट को एक्सक्रीशंस में इंक्लूड नहीं किया जाता है, बाकी चीजें यही है। ठीक है, आपका कौन कौन सा है, ब्लड है, बॉडी फ्लूइड है, सिक्रीशंस है, एक्सक्रीशन सारे आपके स्टूल, यूरिन, आपके जो भी एक्सक्रीशन आ रहे हैं म्यूकस से, ये सारी चीजें वो हो गए, लेकिन स्वेट को इंक्लूड नहीं किया गया है। नॉन इंटैक्ट स्किन जैसे लाइक आपके वुंड इंजरीज, ये सारी चीजें, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू उनके भी सिक्रीशंस होते हैं। ठीक है, वो तो इनमें कहीं ना कहीं क्या होता है, कंटेन करता है इन्फेक्टिशियस एजेंट, मतलब पैथोजन कंटेन करता है, जो क्या करता है, इन्फेक्शन को क्या करता है, कह सकते हो स्प्रेड करने में हेल्प करता है, या क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इनसे। तो आप क्या करते हो, पीपी का यूज करके या सेट ऑफ जो अदर प्रैक्टिसेस है उनका यूज करके आप इसके कांटेक्ट में आने से बचते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन, मतलब यूज ऑफ पीपी या अदर प्रैक्टिसेस, जो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस उनका यूज करो ताकि आप इनका जो भी कंटामिनेशन है, जो भी आपका ये चीजें हैं, ठीक है, इनके कांटेक्ट में ना हो, इन्फेक्टेड आपके ब्लड, बॉडी फ्लूइड, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, इन सब के कांटेक्ट में ना हो। ठीक है, अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, जैसे हमने बोला ना सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होते हैं, पर्सनल पीपीज, ये सारी चीजें हैं, तो क्या होते हैं वो, तो इंक्लूड करता है, सबसे पहले ये ब्रॉड लेवल पर है, मैं सिर्फ लिस्ट कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, इसमें पहला बताया गया है कि क्या इंक्लूड करता है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, अब उसमें भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, पहला है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या अप्लाई करेंगे, फिर ट्रांसमिशन बेस्ड क्या प्रिकॉशंस अप्लाई करेंगे, फिर है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, ये तीनों चीज एक ही में है, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड प्रोफाइलैक्सिस। फिर लास्ट में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर स्टाफ, ये स्टाफ के लिए ही है मेनली यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, जो भी आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ठीक है, आपके नॉर्मली वर्कर्स है जो है हॉस्पिटल सेटिंग्स में, क्लिनिकल सेटिंग्स में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए है। तो उनका एजुकेशन, उनको ट्रेन कैसे करना है कि भाई ये कंटामिनेटेड है, इनसे कैसे बचे, या यूज ऑफ पीपी कैसे करें, ये प्रैक्टिसेस कैसे अप्लाई करें, तो ये है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ स्टाफ। ठीक है, तो ये चार चीजें, इन चार चीजों को हम अलग अलग प्रॉपरली डिस्क्राइब करके, एक्सप्लेन करके ब्रॉड वे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके HAI से ज्यादा। ठीक, तो पहला हमारे पास है जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन में है, वो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है, हमारा एक कह सकते हो एक प्रैक्टिसेस है, मतलब एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें हम चीजों को क्या करते हैं, लाइक मींस अप्लाई करते हैं उन प्रैक्टिसेस को, ताकि हम इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर डिफाइंड एज प्रैक्टिसेस फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अप्लाइड टू पेशेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिजीज स्टेट और कंडीशन। ठीक है, मतलब क्या है कि कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम इन्फेक्शन कंट्रोल या प्रिवेंट करने के लिए अप्लाई करते हैं, हमें मतलब उसमें कोई वो नहीं है कि हम पेशेंट का डिजीज कंडीशन या डिजीज स्टेट देख के अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर पर्टिकुलर पेशेंट पर हम अप्लाई करते हैं, उसको कोई भी डिजीज हो, जरूरी नहीं कि पेशेंट को डिजीज हो भी, वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए आया हो, वो ट्रीटमेंट के लिए आया हो, वो केयर के लिए हो, कोई भी चीज हो, लेकिन अगर हम पेशेंट को डील कर रहे हैं तो हम ये प्रिकॉशंस अप्लाई करते हैं, मतलब ऑल ओवर हमें पेशेंट की डिजीज कंडीशन, उसकी पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से स्टैंडर्ड्स नहीं, प्रिकॉशंस नहीं अप्लाई करना है, हमें ऑल ओवर एक ही एस्पेक्ट में, हम अगर पेशेंट केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, या पेशेंट के कांटेक्ट में जा रहे हैं, तो हमें अप्लाई करना है, वेदर पेशेंट डिजीज कंडीशन है, उसको पेशेंट को कुछ भी है, डायग्नोस्टिक के लिए है, हमें ये ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, कुल मिला के हम पेशेंट को जब भी डील करेंगे तो हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें पेशेंट से और उसकी डिजीज कंडीशन से कोई रिलेशन नहीं रखना है। तो ये क्या है, डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अप्लाइड टू पेशेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिजीज स्टेट और कंडीशन, इररिस्पेक्टिव। ठीक है, देन ये मैंडेटरी प्रिकॉशंस होती है, मतलब हर पेशेंट पर एप्लीकेबल है, वो चाहे
सिर्फ लेके तो ना कि अरे पेशेंट को इन्फेक्शन थोड़ी है, उसको तो सिर्फ फ्रैक्चर है, तो फिर क्यों। लेकिन नहीं, आपको तब भी ये चीजें अप्लाई करनी है वेदर ही हैज इन्फेक्शन और ही डजंट हैव इन्फेक्शन, क्योंकि हो सकता है कि उसे इन्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो, आपके साइड से पेशेंट को इन्फेक्शन ट्रांसफर होगा, दैट इज HAI। ठीक है, तो ये आपको क्या है, मैंडेटरी प्रिकॉशन है इन सेटिंग्स में, मींस मतलब हेल्थ केयर सेटिंग्स में, जहां हम इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, चाहे वो पेशेंट की बात हो या स्टाफ की बात हो या वर्कर्स की बात हो, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। वो कौन प्रिवेंट करता है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। अब स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में क्या क्या चीजें आती है वो ध्यान में रखना, वो होती है आपकी ये 7 चीजें। पहली होती है हैंड हाइजीन, आपको मेंटेन करके रखना है। दूसरा, पीपी का यूज करना है। थर्ड, प्रिवेंशन टू NSI। NSI क्या है आपका, निडल स्टिक इंजरी, जो आपका स्टाफ में बहुत ज्यादा मींस कह सकते हो प्रिविलेंट है। ठीक है, निडल स्टिक इंजरीज, प्रिवेंशन ऑफ निडल स्टिक, प्रिवेंशन टू निडल स्टिक इंजरीज एंड शार्प्स। शार्प्स मतलब अदर शार्प मटेरियल्स। आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो शार्प होते हैं, आपके ब्लेड्स हो गए, आपके फॉरसेप्स हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि जितना भी मींस कह सकते हो इंजरी कॉज करने वाला आर्टिकल है, निडल से लेके शार्प्स तक, उनसे इंजरी स्टाफ को ना हो, ऐसे ही इस्तेमाल करना है, या आप कह सकते हो उन कह सकते हो आप मेथड्स का इस्तेमाल करना है, या उन मेथड्स को यूज करना है ताकि हमें निडल से या शार्प से इंजरी ना हो एज अ स्टाफ। ठीक है, रेस्पिरेटरी हाइजीन, अच्छा ये एप्लीकेबल वर्कर्स पर भी होगा, जैसे हमने BMW वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करते हैं निडल्स की, शार्प्स की, ग्लासेस की, तो वर्कर्स जो उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट, तो उनको भी तो लग सकती है ना, वो निडल लग सकती है, वो शार्प्स इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर वो क्या बोलते हैं आपके ग्लासेस, ये सारी चीजें उनको भी लग सकती हैं। इवन जो उसको स्टेरलाइज कर रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लीन कर रहे हैं, उनको भी लग सकता है। तो वो वही है, इसमें बात की जाती है कि हम कैसे उनको लाइक हैंडल करेंगे, उनका हैंडलिंग एंड स्टोरेज, उनका डिसइंफेक्शन कैसे प्रोसीजर्स के थ्रू हम करेंगे ताकि हमें कोई शार्प या निडल स्टिक इंजरी ना हो। फोर्थ है आपका रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड एटिकेट्स। ये बहुत मेजरली है क्योंकि आपका एयरबोर्न एंड ड्रॉपलेट बोर्न जो आपके डिजीज कंडीशन है, इन्फेक्टिशियस कंडीशन है, वो बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है। इसीलिए हमें रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड एटिकेट्स का बहुत ध्यान में रखना होता है। ये आपका एप्लीकेबल होता है पेशेंट पर एंड इवन आप पर भी। तो आप ये पेशेंट को मेनली एजुकेट करते हो कि आप उनको ऐसे रेस्पिरेटरी हाइजीन रखनी है, ऐसे एटिकेट्स रखने ताकि पेशेंट किसी और को ट्रांसमिशन ना करे। ये आपका तब अराइज हुआ था जब आपका क्या बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस का जो केसेस हैं वो प्रिविलेंट हो गए थे, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऑफ कोर्स सेकंड मोस्ट जो कॉमन मींस कॉज हो चुकी है अभी वर्ल्ड वाइड, वो है ट्यूबरक्लोसिस आपके इंडिया में, सॉरी आपका वर्ल्ड वाइड केसेस जो अभी मिल रहा है मेजरली वो ट्यूबरक्लोसिस का है। ठीक है, तो वो हमें देखना है। ठीक, और इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, और आई थिंक ये सेकंड है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इंडिया में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड एटिकेट्स रखना है, और ये आपका सबसे ज्यादा अभी यूज में आया था कोविड के टाइम, रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड एटिकेट्स। ठीक है, देन आपका आता है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन आपके हर एस्पेक्ट में इन्वॉल्व है, चाहे आपके खुद के पर्सनल हाइजीन के पर हो, आपके इक्विपमेंट्स एंड आर्टिकल्स पर हो, आपके एनवायरमेंटल क्लिनिक पर हो, आपके हाउस पर हो, आपके हॉस्पिटल यूनिट्स पर हो, हर जगह एप्लीकेबल है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, मतलब आप जहां पर भी आपका जो भी है, आप जिस भी एरिया में प्रेजेंट हो उस एरिया की क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन बहुत जरूरी है एज अ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। मींस आप अगर आप पेशेंट केयर कर रहे हो, पेशेंट यूनिट क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, आप लैब्स में काम कर रहे हो, आप ओटीज आईसीयूज इन सब में काम कर रहे हो, ठीक है, इवन आप खुद के नर्सिंग स्टेशन पर भी अगर काम कर रहे हो तो वो भी क्लीन होना चाहिए। ठीक, देन आपका है कि मेडिसिन स्टोरेज एंड हैंडलिंग। ऑफ कोर्स आपके जो जितने भी ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, उनका स्टोरेज और हैंडलिंग प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक, देन आपका प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जैसे हमने BMW में बात करा था, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू होना चाहिए BMW। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपका एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड वो मेथड है कि वेस्ट डिस्पोज कैसे करना है। अलग अलग सर्टेन टाइप ऑफ वेस्ट अलग अलग क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हमें डिस्पोज करना है ताकि उनका इजी ट्रीटमेंट हो सके। या तो वो ट्रीट होंगे, या तो वो मीन्स कह सकते हैं रिसाइकल रीयूज होंगे, या फिर वो डिस्पोज होंगे, या फिर बरियल किए जाएंगे, जो भी चीजें हैं। तो उसमें अलग अलग वो हमने BMW में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये आते हैं आपके स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जिसमें 7 चीजें होती हैं, हैंड हाइजीन, पीपी, प्रिवेंशन टू एनएसआई एंड शार्प्स,
respiratory hygiene etiquettes, cleaning and disinfection, medicine storage and handling and proper waste disposal. ये साथ के साथ तो होने ही चाहिए, ये तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में है ही, क्योंकि ये यूनिवर्सल आप कह सकते हो एक्सेप्टेड मेथड्स हैं। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका आता है हैंड हाइजीन। ठीक है, तो हैंड हाइजीन के बारे में हम बात करते हैं। तो हैंड हाइजीन क्या है आपका? हैंड हाइजीन मतलब कह सकते हो एक ऐसा मेथड, एक ऐसी स्टेप या प्रोसीजर जिसके थ्रू हम अपने हैंड्स को क्लीन रखते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो उनकी क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो हैंड हाइजीन आप दो तरीकों से मेंटेन करते हो। एक होता है हैंड वॉशिंग, मतलब आप हैंड को विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सोप आप क्या कर रहे हो, वॉश कर रहे हो। दूसरा है हैंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, दूसरा हैंड डिसइंफेक्शन है वो है अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशंस के थ्रू, मतलब आप डिसइंफेक्ट कर रहे हो अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशंस या जेल्स के थ्रू। मेनली आप एग्जांपल तौर पे सैनिटाइजर्स। ठीक है, तो सैनिटाइजर्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, हैंड को डिसइंफेक्ट कर रहे हो। जैसे आपके पास पानी या सोप की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो। ठीक, हैंड डिसइंफेक्शन की अगर हम बात करें तो अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें आपका 60 मिनिमम कैसे वो परसेंटेज होता है अगर वो इथेनॉल बेस्ड सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? अगर वो इथेनॉल बेस्ड है, अगर वो इथेनॉल बेस्ड सॉल्यूशन है तो उसका मिनिमम अल्कोहल परसेंटेज कितना होना चाहिए? 60%। वहीं अगर वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, क्या है आपका? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो आपका मिनिमम 70% ऑफ अल्कोहल कंटेंट होना चाहिए उस सॉल्यूशन में, तभी वो सॉल्यूशन इफेक्टिव होता है हैंड डिसइंफेक्शन में। अदरवाइज आपके हैंड्स आप यूज करते रह जाओ सैनिटाइजर्स, वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। इवन कोविड के टाइम भी आप देखते हो तो एक चला मींस लाइक एक मेजर आया था कि आप जो भी सैनिटाइजर यूज करो वो अबव 70% होना चाहिए, अबव 85%, ऐसा समथिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम रेंज होती है कि 60% के नीचे अगर इथेनॉल है तो नहीं होना चाहिए, और वहीं अगर आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो उसमें 70% तक का कंटेंट होना ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, अल्कोहल कंटेंट। मैक्सिमम की रेंज की बात करें तो 90% मैक्सिमम रेंज होती है अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशंस की। ठीक है, 90% अल्कोहल मैक्सिमम होता है। ठीक, अच्छा, हैंड सैनिटाइजेशन, ये जो आपका है सैनिटाइजेशन मींस डिसइंफेक्शन आप कितने सेकंड्स तक करते हो? 30 to 40 सेकंड्स। जो भी सॉल्यूशन या आप जेल यूज करते हो वो 30 to 40 सेकंड में इवेपोरेट हो जाता है, तो उतने ही टाइम लिमिट में आपको हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, तो प्रॉपरली आप सॉल्यूशन या जेल लीजिए और अपने हैंड हाइजीन को आप, जैसे हम इसमें अभी मेथड्स बताऊंगी हैंड वॉशिंग के, उसी की तरह होते हैं कि बस आपको हैंड्स को कैसे मींस कितने मोशंस में रब करना होता है कि वो क्लीन हो जाए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसमें मैं आपको बताऊं हैंड हाइजीन है वो है आपका दो टाइप का। हैंड हाइजीन होता है एक मेडिकल हैंड हाइजीन हैंड वॉशिंग, एंड दूसरा होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग दो टाइप का है, मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल और सर्जिकल में डिफरेंस यही है कि मेडिकल में आप टिल रिस्ट तक धुलते हो। मेडिकल मीन्स आप नॉर्मल केयर प्रोसीजर अप्लाई करने जा रहे हो तब आप धुलते हो। ठीक है, तो वहां आप नॉर्मल रिस्ट तक धुलते हो। ठीक है, वहीं अगर सर्जिकल है तो आप एल्बो तक धुलते हो, क्योंकि आपको प्रॉपर पीपी वगैरह आपको पहननी पड़ती है, वेयर करनी पड़ती है, उसमें आप प्रॉपर सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हो, तो वो हाईली एसेप्टिक टेक्निक्स वहां होती हैं। तो एसेप्टिक टेक्निक्स में आपको एल्बो तक वॉश करना होता है। ठीक है, तो हो गई आपकी सर्जिकल। टाइम लिमिट की बात करूं तो 60 to 90 सेकेंड्स आपका वेरिएट करता है। ठीक है, मीन्स 1 से 1.5 मिनट तक आपका हैंड वॉशिंग का टेक्निक चलता है। ठीक है, देन बात करूं इसमें तो आपका यूज ऑफ सोप एंड वाटर होता है। ठीक है, और टेक्निक की अगर हम बात करें हैंड वॉशिंग टेक्निक की तो वो होता है आपका सुमन्स के। ठीक है, टेक्निक कौन सी है? सुमन्स के। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले सुमन्स के जो प्रोसीजर है उसके प्रोसीजर के पहले हम कुछ चीजों को ध्यान में रखते हैं। जैसे बिफोर प्रोसीजर की बात करते हैं। बिफोर प्रोसीजर में क्या है कि आपके हाथ में जितने भी आर्टिकल्स हैं, आपकी वॉच हो सकती है, रिंग्स हो सकती हैं, बहुत लोग थ्रेड वगैरह जो कलावा वगैरह बांधते हैं वो सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो लोग वियर करते हैं एज अ आर्टिकल, एज अ एसेसरी। तो जितनी भी एसेसरीज हैं उनको रिमूव करना है आपको। ठीक है, वेदर मेडिकल वेदर सर्जिकल कुछ भी हो आपको रिमूव करना है। ठीक है, अब इसमें है कि बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स, ये हमने तो कभी नहीं उतारा, हमने तो कभी ये नहीं किया, लेकिन नहीं, वो आपको कहीं ना कहीं एक सोर्स हो जाता है इन्फेक्शन के लिए। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप पेशेंट को केयर करने जा रहे हो, पेशेंट को इन्फेक्शन देने नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो आपको प्लीज ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी चीजें आप उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक,
रिमूव ऑल आर्टिकल्स। दूसरा आपको बिफोर प्रोसीजर क्या करना है कि चेक ऑल एक्सेसिबिलिटीज, जितनी भी चीजें हमें रिक्वायर है हैंड वॉशिंग में, सोप, वाटर, अब जहां पे भी आप धुल रहे हो प्रॉपर वो एरिया है, सही है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप ओपन ड्रेनेज में धुल रहे हो, ये सारी चीजें। तो एक्सेसिबिलिटीज आप चेक कर लीजिए कि प्रॉपरली प्रेजेंट है या नहीं। तो ये आपका हो गया बिफोर प्रोसीजर। अब अब हाथ धुलने के पहले आपने रिमूव कर लिया सब कुछ, तो क्या करना, हाथों को करना है गीला, वेट योर हैंड्स एंड अप्लाई सोप एंड लैदर वेल, मतलब सोप को अप्लाई करके प्रॉपरली फोमिंग करवा दीजिए, लैदर कर लीजिए। अब आपका आता है मेन प्रोसीजर। अब मेन प्रोसीजर पे हम बात करते हैं, तो पहला है आपका सुमन के बारे में बात करते हैं, तो इट्स मीन सीधा रबिंग योर हैंड इन फ्रंट पोजीशन, मतलब रब पाम एंड फिंगर ईच अदर, मतलब दोनों हाथों को सीधा आपको रब करना है। आप ये प्रोसीजर आप कर सकते हो 10 सेकंड्स, ठीक है, आप मेनली 10 सेकंड्स, हर एक स्टेप पर आप 10 सेकंड्स का टाइम ले सकते हैं, ठीक है। आपको हैंड्स को पहले दोनों को ईच अदर फेसिंग ईच अदर प्रॉपरली रब करना है, ठीक है, दैट इज सीधा। यू फॉर उल्टा, रब द बैक ऑफ हैंड्स ईच एंड रब इंटरलेसिंग ऑफ हैंड्स। इसमें क्या करना है आपको, जो सीधा आप रब कर रहे थे, अब नाउ यू हैव टू रब योर बैक साइड ऑफ योर हैंड, जो भी बैक साइड का एरिया है, ठीक है, उसको आपको रब करना है। एंड देन इंटरलेसिंग की बात है तो जो फिंगर्स के बीच का जो एरिया है उसको आपको रब करना है, ठीक है। देन आपका है रब फिंगर्स एंड नकल्स ईच, मीन्स आपका एम फॉर मुट्ठी, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने फिंगर्स और नकल्स को ये लॉक करके प्रॉपरली आपको रब करना है। तो इसमें आपका फिंगर और जो नकल्स है दोनों क्लीन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको 10 सेकंड्स ईच साइड पर आपको ये करना है। देन आपका है ए फॉर अंगूठा, अंगूठा मीन्स लाइक योर थंब, तो आपको सर्कुलर मोशन में थंब को पकड़ना है एंड देन यू हैव टू रब इट, ठीक है। दोनों हैंड्स का आपको थंब आपको रब करके क्लीन करना है इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। देन आपका है वॉश फिंगर टिप्स एंड नेल्स, ठीक है। इसमें क्या करना है, रब करना है, मीन्स आपके फिंगर नेल्स और फिंगर टिप्स को, ये टिप्स बच रही हैं आपके यहाँ, तो आपको फिंगर नेल्स और टिप्स को सर्कुलर मोशन में पाम पे रख के सर्कुलर मोशन में आपको क्या करना है, रब करना है या वॉश करना है, ठीक है। देन रब बोथ रिस्ट, अब ये अब आपका पूरा एरिया ये क्लियर हो चुका है, अब आपका बचा रिस्ट, तो आपको रब करना है अपने रिस्ट को इन सर्कुलर मोशन। वेदर अगर आपका सर्जिकल है प्रोसीजर, तो उसमें क्या करना है, आपको प्रॉपर ये एल्बो तक रब करना होता है, ठीक है। सर्जिकल में बस इतना ही डिफरेंस है। देन आपको ये प्रॉपरली रब करना है, देन ये आपको हैंड्स को वॉश करना है अंडर क्लीन रनिंग वाटर, रनिंग वाटर होना चाहिए, प्रॉपरली आप वॉश करिए, ठीक है। ये के फॉर कलाई था जो मैंने आपको बता दिया, दैट इज वेस्ट, ठीक है। ये हो गया आपके इसमें डिसइंफेक्शन मींस सैनिटाइजेशन जैसे बोला, तो उसमें भी यही चीज है कि आपको सीधा उल्टा इंटरलेसिंग ये सारी चीजें कर रही है, बट वहां पे आपको बस सैनिटाइजर्स या जेल्स का यूज करना होता है, जेल को लेना और देन आपको यही प्रोसीजर अप्लाई करना है। ये हो गया। आफ्टर अब क्या करना है, आफ्टर क्या करना है, वॉश कर लिया आपने क्लीन रनिंग वाटर में, देन टैप को क्लोज करना है। अब टैप को क्लोज कैसे करोगे, आप डायरेक्टली हाथ से नहीं कर सकते क्योंकि आपने अभी इसको क्लीन किया है, आपने प्रॉपरली साफ कर लिया, तो उससे करोगे तो वापस से वो कंटेमिनेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एल्बो का यूज करना है फॉर क्लोजिंग द टैप। मेनली जो आपके टैब होते हैं, आपके जो टैब होते हैं वो अप एंड डाउन वाले होते हैं, तो उनको आप ऐसे कर सकते हो। अगर नहीं है तो प्लीज आस्क हेल्प, किसी से आप हेल्प लेके टैब को क्लोज करवा दीजिए। देन आपको हैंड्स को एलिवेट करना। अब इसमें एक चीज आती है, एक प्रिंसिपल आता है जो हमने पढ़ा था, लो कंटेमिनेशन टू हाई कंटेमिनेशन या लेस कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, ये आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा। तो ये क्या है, आपका लेस कंटेमिनेटेड है और ये हाईली कंटेमिनेटेड है, किधर आपने वॉश नहीं किया है। तो जब अगर आप हाथ को नीचे रखोगे तो जो इधर का जो कंटेमिनेशन है वो क्या होगा, वो वाटर के थ्रू आपका ड्रेन होगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो वो आपका वापस से गंदा हो जाएगा। इसीलिए आपको हाथ को एलिवेट करके रखना है ताकि लेस कंटेमिनेशन टू हाई कंटेमिनेशन मेंटेन रहे प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है और फिर आपको ड्राई करना है पेपर टॉवल से, जो कि आपका वन टाइम यूज होते हैं, पेपर टॉवल्स आपके वन टाइम यूज होते हैं। एयर ड्राई जैसे लोग होते हैं ना कि आपने कई वॉशरूम्स में देखा होगा एयर ड्राई प्रेजेंट होता है, तो वो आपको यूज नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि वो एयर अपनी सराउंडिंग का ही एयर वो खींच कर वो करके स्प्रेड करता है, तो आपको फिर वही आप अगर उसमें ही करोगे तो वही गंदगी वही कंटामिनेशन आपको वापस से मिल जाएगा। हाथ धुलने का जो इफेक्टिवनेस है वो बचेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए आपको पेपर टॉवल का यूज करना है और प्रॉपरली हैंड्स को ड्राई करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका हैंड हाइजीन। मतलब दो टाइप की होते हैं, हैंड वॉशिंग, हैंड डिसइंफेक्शन, जिसमें हैंड वॉशिंग में मेडिकल और सर्जिकल होती है। आपका सुमन्स के एज अ टेक्निक प्रोसीजर होता है। प्रिंसिपल आपका काम करता है लेस कंटामिनेशन टू हाई कंटामिनेशन, ठीक है। और बाकी चीजें हमने बता दी हैं। नाउ हम बात करेंगे आपका पीपीई के बारे में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पीपीई के बारे में, मतलब आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में। तो ये क्या होता है, इक्विपमेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम पहनते हैं ताकि हम किसी भी कंटेमिनेशन से बच सकें, ठीक है, या हम अपने साइड से लाइक एक स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं, तो ताकि हम पेशेंट को भी कोई कंटेमिनेशन या कह सकते कोई इन्फेक्शन ना प्रोवाइड करें, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव वेयर्स क्यों करते हैं, मेनली प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमारा कंटेमिनेशन से कोई एक्सपोजर ना हो, ठीक है। यू रिफर्स टू प्रोटेक्टिव वेयर्स वन टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू कंटेमिनेशन, जो कि आपका बॉडी फ्लूइड्स हो सकते हैं, आपके ब्लड एक्सक्रीशंस, ठीक है, सिक्रीशंस, आपके जैसे हमने बात करे थे टिश्यूज, इन सब चीजों में कंटेमिनेशन है तो आप उससे बच सकते हो विद द यूज ऑफ पीपी। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, ग्लव्स होता है, मास्क, आपके ग्लव्स जो कि प्रिवेंट करते हैं आपके कॉन्टैक्ट टू बॉडी फ्लूइड्स टिश्यूज, आप प्रॉपरली हैंड्स में वेयर करते हो, और फिर जो भी आप केयर प्रोवाइड कर ट्रीटमेंट कर रहे हो या सर्जिकल प्रोसीजर्स कर रहे हो तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है, आपका डायरेक्टली कांटेक्ट में डायरेक्टली आप कांटेक्ट नहीं करते हो जो भी कंटेमिनेशन है, ठीक है। मास्क एंड फेस शील्ड्स आपको फेस एंड आपके रेस्पिरेशन को मींस आप एयरबोर्न पैथोजेंस या कह सकते हो जो एयरबोर्न कंटेमिनेशन है उससे आप बचते हो विद द हेल्प ऑफ मास्क। फेस शील्ड्स आपके फेस को शील्ड करता है कोई भी एक्सपोजर हो कंटेमिनेशन का, ठीक है। देन आपका आता है गाउन, गाउन आपके होल बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कि आपका बॉडी का एक्सपोजर ना हो, ठीक है। कवर एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम एक्सपोजर टू कंटेमिनेशन। देन आपका आई प्रोटेक्टेड गॉगल्स होते हैं, मैंने गूगल लिखा है ओके, आई प्रोटेक्टेड गॉगल्स होते हैं, ठीक है, तो प्रोटेक्ट करते हैं आपके आईज को फ्रॉम कंटेमिनेशन एंड रेडिएशन। देन आपका हेयर एंड शू कवर, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम कंटेमिनेशन एंड इंजरी, ठीक है, ये आपके कंटेमिनेशन एंड इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। देन आपका ये सारी चीजें होते हैं लाइक पीपी में इंक्लूडेड है, इन सब का अलग अलग प्रोसीजर होता है पहनने का एंड रिमूव करने का, लाइक वियर करने का एंड रिमूव करने का, ठीक है। जैसे ग्लव्स के अलग अलग प्रॉपर एक आपके टेक्निक होते हैं, ठीक है। आपका मास्क, फेस शील्ड, इन सबका आपका एक पीपी पहनने के लिए और पीपी रिमूव करने के लिए दोनों का आपका टेक्निक होता है, ठीक है। तो इनके अलग अलग टेक्निक इतना डिटेल में नहीं है, ये आप आगे अभी पढ़ोगे माइक्रो इन्फेक्शन एंड कंट्रोल में, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल में, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस इतना नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में बस अभी इतना है कि आपका ओवरव्यू हो जाए आपका पीपी के लिए। तो ओवरव्यू में आपका इतना है कि ये कंटेंट होते हैं और ये आपको यूजेस में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दो टर्म आप सुनोगे पीपी का, एक डफिंग टर्म सुनोगे, एक डोनिंग टर्म सुनोगे, एक डफिंग सुनोगे। डोनिंग टर्म होता है पीपी को कैसे पहनते हैं, लाइक क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर या मेथड फॉर पुटिंग ऑन पीपी, ठीक है, कैसे आप पहनोगे पीपी का एक प्रॉपर है, पहले क्या पहनना है, फिर क्या पहनना है, फिर क्या पहनना है, वो प्रॉपर एक प्रोसीजर है, ठीक है, उसको कहते हैं डोनिंग। हाँ, इसके अलग से हम वीडियो बना सकते हैं तो वो आपको हम आगे कभी प्रोवाइड कर देंगे, वैसे अभी है नहीं है, ठीक है। देन डफिंग, डफिंग होता है कैसे आप पीपीई को रिमूव करोगे, पहले आप क्या रिमूव करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना कि आप नहीं नहीं, एक प्रॉपर प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आप पहले फिर बाद में फिर एंड लास्ट में ये सारी चीजें कैसे रिमूव करोगे, तो ये होता है आपका डफिंग। डोनिंग में एंड डफिंग में डिफरेंस इतना है कि डोनिंग आप पुटिंग ऑन पीपी, डफिंग रिमूवल ऑफ पीपी, ठीक है। नोट इसमें एक और है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ पीपी। नोट इसमें ये है कि पीपी के अलग अलग आर्टिकल्स को आप अलग अलग तरीके से डिस्पोज करते हो, ठीक है, क्योंकि ये सब रीयूजेबल नहीं होते हैं एंड इवन ज्यादातर इसमें ये वन टाइम यूज होते हैं, जैसे आपके ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड, सारे ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके होते हैं वन टाइम यूज। तो आप कैसे प्रॉपरली इनको बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग आप कैसे डिस्पोज करोगे वो होता है, ठीक है, तो वो प्रॉपर डिस्पोजल में आते हैं आपके। देन एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई थी हैंड हाइजीन में कि हैंड हाइजीन में जैसे लोग होता है कि ग्लव्स वेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका है कि यार ग्लव्स पहन तो रहे हैं, हाथ धुलने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं ग्लव्स आपका हैंड हाइजीन को रिप्लेस नहीं करता है, मतलब हैंड हाइजीन आपका मैंडेटरी है हर जगह, आपके एसएसआई आपके सॉरी एचएआईज में, ठीक है, आपके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में, नॉर्मली इन्फेक्शन कंट्रोल में, आपके यूनिवर्सल प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में, हर जगह आपका हैंड हाइजीन मैंडेटरी है, या आप कह सकते हो एक इफेक्टिव वे है आप प्रिवेंट करने का इन्फेक्शन, ठीक है। तो ग्लव्स से उसको रिप्लेस ना करें कि हमने ग्लव्स तो पहन लिया, हाथ धुलने की क्या जरूरत है, तो ये नहीं करना है, ठीक है, या हो गया। देन आपका आता है एनएसआईज एंड शार्प्स। आगे हम बात करते हैं आपके प्रिवेंशन ऑफ एनएसआईज एंड शार्प्स की, मतलब एनएसआईज क्या है, आपके नीडल स्टिक इंजरीज है, मतलब आप जब
यूज करते हो मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, सैम्पलिंग, जो भी आप मींस प्रोसीजर्स कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सिरिंज एंड नीडल्स, या फिर आप कोई भी ऐसा प्रोसीजर कर रहे हो जिसमें शार्प्स का इंक्लूड है, मतलब शार्प्स इंक्लूड है, जैसे लाइक आप सर्जिकल प्रोसीजर्स कर रहे हो, कोई इंसिशन है, ये सारी चीजें हैं, तो उनका हैंडलिंग लाइक आप कैसे हैंडल करोगे और कैसे उनको यूज में लेके आओगे कि आपको शार्प्स ना हो, तो उनका प्रिवेंशन, सॉरी आपको इंजरी ना हो, उनका प्रिवेंशन। द प्रिवेंशन टू नीडल स्टिक इंजरीज एंड शार्प का क्या है, ये कुछ कह सकते हो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं, जैसे आपका सेफ यूज ऑफ शार्प्स एंड नीडल्स, मतलब जो भी आप यूज कर रहे हो, आप सिरिंजेस, नीडल्स या फिर शार्प्स अगर यूज कर रहे हो, तो उनका प्रॉपरली एक प्रोटोकॉल होता है कि आप उसको सेफली यूज करो, ना आपको हर्ट हो और ना ही पेशेंट को हर्ट हो। और आपको अगर लाइक होता है ना कि पेशेंट आप जो भी है इन्फेक्टेड पेशेंट को कर रहे हो तो कंटामिनेटेड है, आपको अगर एनएसआईज या शार्प्स इंजरीज होती हैं तो ऑफ कोर्स वो बाय ब्लड या आप कह सकते हो बाय स्किन टिश्यू आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। इवन क्रॉस मींस आपका तुरंत इन्फेक्शन कम्युनिकेट कर जाता है थ्रू दैट इंजरी, दैट निडल स्टिक इंजरी या शार्प इंजरी। इसीलिए सेफ यूज ऑफ शार्प्स एंड निडल्स का बहुत वो है, आपको सेफली यूज करना है। देन डू नॉट रीकैप निडल्स, ये एक यूनिवर्सल कह सकते हो मेथड है जो अप्लाई किया जाता है कि आपको निडल्स को रिकैप नहीं करना है। जैसे आपने मेडिसिन एडमिनिस्टर की, आपने कोई सैम्पलिंग करी, तो लोग क्या करते हैं वापस से जो भी सिरिंज है, निडल है, उसको रिकैप करने की कोशिश करते हैं। उसमें मेजरली जो ना कह सकते हैं ना, आपका 80% का जो एनएसआईज होते हैं वो रिकैपिंग के दौरान ही होते हैं, कि आप रिकैप कर रहे हो और वो पंचर कर गया एंड देन आपको वो इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, आपको रिकैप नहीं करना है निडल्स को, आपको डायरेक्टली उसको डिस्पोज करना है आपके पंचर प्रूफ बैग्स में, या फिर आप पंचर प्रूफ बिन जो आपकी व्हाइट बिन्स होती हैं, ठीक है, एज पर BFW मींस आपके बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल एंड हैंडलिंग, जैसे हमने बता दिया कि प्रॉपरली निडल्स एंड शार्प्स का अलग अलग एज पर बायोमेडिकल वेस्ट आपका डिस्पोजल मैकेनिज्म है, तो आप उसको वैसे ही डिस्पोज करिए और उसके हैंडलिंग भी वैसे ही करिए, ठीक है। यूज ऑफ पीपीज, प्रॉपर ग्लविंग, मास्क, ये सारी आप चीजें यूज करिए, ठीक है। ग्लव्स, मेजरली ग्लव्स, ताकि आपको कोई शार्प्स, कोई इंजरीज ना हो, प्रिवेंट हो सके। प्रोफाइलैक्सिस यूज, अगर निडल स्टिक इंजरीज या शार्प इंजरीज आपको हो गई हैं तो आपको प्रोफाइलैक्सिस के लिए जाना है, आपको इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को। सबसे पहले तो आपको इंजरी का केयर करना है कि जो भी इंजरी हुई है उसको क्या करते हैं लोग, जैसे निडल घुसा उसको स्क्वीज कर देंगे, खून बाहर निकाल दें, इन्फेक्शन नहीं होगा, ये कभी नहीं करना, क्योंकि जैसे आप स्क्वीज करोगे तो और वैक्यूम क्रिएट करके और वो पुल अप करता है इनसाइड की तरफ, तो आपको नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, क्लीन रनिंग वाटर में आपको उसको वॉश करना है विद द हेल्प ऑफ सोप, अगर ज्यादा इंजरी नहीं है शार्प से, ठीक है, तो उसको क्लीन रनिंग वाटर में करिए, और नॉर्मल है तो सोप यूज करिए। तुरंत क्या बोलते हैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए अबाउट पेशेंट, जो भी पेशेंट की कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है, इन्फेक्शन कंडीशन जो भी है, हो सकता है पेशेंट HIV एड्स इन सब का हो, तो आप प्रॉपरली इन्फॉर्म करिए पेशेंट के बारे में, आपको पेशेंट की डिटेल और उसकी डिजीज कंडीशन पता होनी चाहिए, इन्फॉर्म करिए, और उसके आस पर HIV प्रोफाइलेक्सिस, एड्स प्रोफाइलेक्सिस या जो जैसा भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोफाइलेक्सिस आप ऑप्ट करिए, ठीक है। देन आपका है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, तो आपको ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में ये है कि आपको अदर जो आपके साथ काम कर रहे हैं, सॉरी आपके साथ जो अदर को-वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको आप ट्रेन करिए, प्रॉपर्ली एजुकेट करिए एनएसआईज एंड शार्प्स के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ नीडल स्टिक इंजरीज एंड शार्प्स। नाउ आपका है रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड एटिकेट्स, मतलब रेस्पिरेटरी हाइजीन से आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या मेथड्स फॉलो करने हैं हाइजीन को लेके रेस्पिरेटरी, एंड क्या क्या एटिकेट्स फॉलो करने हैं कि आप किसी को क्रॉस इन्फेक्शन या इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना करें, ठीक है। तो पहले हाइजीन प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो क्या करना है इसमें, कवर माउथ एंड नोज विद द हेल्प ऑफ टिश्यू या एल्बो व्हाइल कफिंग और स्नीज, ये आपको पेशेंट को भी बताना है और खुद के ऊपर भी अप्लाई करना है कि आपको अपने माउथ और नोज को या तो एल्बो की मदद से या फिर टिश्यू, पेपर टिश्यूज की मदद से आपको कवर करना है, ताकि जो भी लाइक एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स बनने हैं या ठीक है एयरबोर्न जो कंडीशन अराइज होनी है वो ना हो, ठीक है, वो आप उसको होल्ड कर सकते हो उसी में और इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होगा। यूज टिश्यूज फॉर सिक्रीशन एंड प्रॉपर डिस्पोजल, अब कफिंग स्नीजिंग में सिक्रीशंस आते हैं बहुत सारे, तो आप उसको टिश्यूज में यूज कर सकते हो, ठीक है। कफ के लिए आपके स्प्यूटम कप्स आते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो आप प्रॉपरली उसको करके उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें ताकि इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ना हो। देन हैंड हाइजीन इज मस्ट, लाइक आप कफ स्नीज कर रहे हो तो हैंड हाइजीन इज मस्ट, और इवन एज अ स्टाफ आपका हैंड हाइजीन मस्ट होना चाहिए जब आप ऐसे पेशेंट्स को केयर कर रहे हो, ठीक है।
देन आपका है कि वियर मास्क, ऑलवेज वियर मास्क। अगर आप पेशेंट को भी पहनना होता है, आपको भी पहनना होता है। पेशेंट को क्यों पहनना होता है? ताकि वो किसी और को इन्फेक्शन ना दे। आपको पहनना होता है ताकि आप इन्फेक्शन गेन ना करो, ठीक है। देन आपका एटिकेट्स की अगर हम बात करें तो एटिकेट्स क्या है, मतलब क्या कह सकते हो क्या मैनर्स होने चाहिए कि आप किसी को इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना करो या आप गेन ना करो। तो वो है प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करिए अगर कोई है ऐसा जो जिसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट आपको अवॉइड करना है और प्रॉपर प्रिवेंट करना है आपको ट्रांसमिशन। मींस लाइक जैसे होता है ट्रांसमिशन कैसे हो, आपके ड्रॉपलेट बॉर्न, ठीक है, उसने कुछ कफ स्नीज किया, देन उसने कुछ आर्टिकल यूज किया, देन वो आर्टिकल आप ले गए यूज किए किसी और पे, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है हाइजीन का, ठीक है। तो ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना है। देन आपका नेक्स्ट आता है जो कि इतना आपका वो मींस कह सकते हो इतना वो नहीं है, मैं ब्रीफ कर देती हूँ, इतना कंटेंट नहीं है इसमें बताने के लिए। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन आपका यही है कि आपको कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी मटेरियल हो, इवन आपका सेल्फ हाइजीन, ठीक है, आपको क्लीन रखना है, ठीक है। सारी चीजें लाइक आप जो कुछ भी यूज कर रहे हो या जो पेशेंट पर यूज करने जा रहे हो, वो आर्टिकल्स वो चीजें आपको क्लीन रखनी है, डिसइंफेक्ट करके रखनी है। और जो स्टेरलाइज होता है ना कि हाँ चीजें स्टेरलाइज होनी चाहिए, लाइक कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमें स्टेरिलिटी के साथ यूज करनी होती है। आपके कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, आपके अदर आर्टिकल्स हो गए जो वन टाइम होते हैं, रीयूज में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन सबका स्टेरिलिटी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो प्रॉपरली क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन आपको मेथड ये सारी चीजें देखनी होती है जब आप एसेप्टिक प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हो। इवन नॉर्मल आप जब इन्फेक्शन केयर करने जा रहे हो, ठीक है, कोई पर्सन है जिसको इन्फेक्शन हो और केयर करने जा रहे हो, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए आपको क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन हमेशा कर रखना है। देन मेडिसिन स्टोरेज एंड हैंडलिंग, आप जानते हो कि मेडिसिन का प्रॉपर स्टोरेज और उनकी हैंडलिंग रखनी होती है। जैसे आपके बहुत सारे मेडिसिन हैं जिनको लाइक हो सकता है कि कंटेमिनेट हो सकती हैं बाय द पेस्ट, ठीक है, बाय द एनवायरमेंट, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग देखनी है। देन आपका वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल आपका होता है बीएमडब्ल्यू के अकॉर्डिंग, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है प्रॉपरली, एक एक आर्टिकल, एक एक चीज होगा, चाहे वो निडल हो, चाहे मास्क हो, ग्लव्स हो, अदर बेडशीट, लिनेंस, जो भी चीजें हैं, आपको हर चीज का प्रॉपर केयर करना है एज पर बीएमडब्ल्यू मैकेनिज्म कैटेगराइज किया गया है। इसमें हमने बीएमडब्ल्यू में बात करी है 10 कैटेगरीज में, तो अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग तरीकों से आप ट्रीट करें, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। दूसरा था आपका ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। आगे हम बात करते हैं आपके दूसरे मेथड के बारे में जो कि है आपका ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। मतलब पहले हमने बात करी आपके स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, उसमें बहुत सारी चीजें थी, प्रोटोकॉल्स थे जो हमें फॉलो करने होते हैं। दूसरा आता है आपका ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन क्या है कि ये उन चीजों पे एप्लीकेबल है लाइक कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो रहा है इन्फेक्टियस एजेंट का या पैथोजन का, ठीक है। इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है या आप कह सकते हो जो मोड्स हैं, उनको अगर हम एज अ बैरियर मींस उस पे लगाते हैं, ठीक है, उनको हम अगर मेजर कर लेते मींस आप कह सकते हो कंट्रोल कर लेते हैं, तो ट्रांसमिशन ही नहीं होगा। ट्रांसमिशन नहीं होगा तो इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन क्या है कि जो ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इन्फेक्टियस एजेंट का, तो उस पे हम क्या करते हैं, प्रिकॉशंस लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना हो। तो वो बेस होता है कि मोड्स क्या क्या है। तो जैसे पहला हमारे पास एयरबॉर्न मोड्स है, तो एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लगाएंगे। ड्रॉपलेट हमारे मोड ड्रॉपलेट बॉर्न है, तो हम ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, डायरेक्ट कांटेक्ट है तो डायरेक्ट कांटेक्ट प्रिकॉशंस यूज करेंगे। अब आपको मैं रिवाइव करा दूं एयरबॉर्न क्या होता है, तो उसमें जो पेशेंट इन्फेक्ट होते हैं मतलब ऐसे किसी इन्फेक्शन से जिनका ट्रांसमिशन बाय एयर हो सकता है, ठीक है, एरोसोल्स, ठीक है, वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर एज इन्फेक्शन है, ठीक है, वो रिजर्वायर है जिस चीज के, तो वो उसको ट्रांसमिट कैसे करेंगे, बाय एयर, लाइक बाय एयर, एयर ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से वो उसको क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। तो हमको प्रिकॉशंस वहीं पे लगाने हैं। एयरबॉर्न में जो क्या बोलते हैं और ड्रॉपलेट बॉर्न में डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलेट बनता है, पर्टिकुलेट मीन जो एरोसोल्स बन रहे हैं या आप कह सकते हो जो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, वो उसमें जो बनता है आपके एनवायरमेंट वो होता है बिलो 5 माइक्रोन, ठीक है। जो ड्रॉपलेट्स का साइज होता है वो बिलो 5 माइक्रोन होता है, दैट इज एरोसोल्स, ठीक।
उससे ये जो साइज होता है ये 5 माइक्रोन के नीचे होता है और उसी में वो पैथोजन कंटेन्ड होते हैं ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। तो बाय एयर वो सस्पेंड हो जाते हैं, छोटे साइज की वजह से सस्पेंडेड रहते हैं, और दूसरा कोई पर्सन अगर उसमें ब्रीथ करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन करता है, तो उसका क्या होगा, वो उस चीज को मींस रिसीव करेगा उस पैथोजन को, और उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ड्रॉपलेट में क्या है, सेम चीज है, पर्सन के अंदर इन्फेक्शन है, कम्युनिकेबल डिजीज है, वो बाय ड्रॉपलेट उसको ट्रांसफर करेगा। और ड्रॉपलेट में क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलेट बनेगा, या आप कह सकते हो जो एयरबोर्न ड्रॉपलेट बनेगा, वो अब 5 माइक्रोन बनेगा, ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, अब 5 माइक्रोन का ड्रॉपलेट्स होगा, और जो कि बाय ड्रॉपलेट कह सकते हो ट्रांसमिशन होना पॉसिबल है इन्फेक्शन का। इसमें आपका एज अ ट्यूबरक्लोसिस हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल, और इसमें निमोनिया। नेक्स्ट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब ऐसे कह सकते हो कि डिजीज कंडीशन, कम्युनिकेबल डिजीजेस या इन्फेक्शंस जो आपके डायरेक्ट टच से होंगे, एयरबोर्न या ड्रॉपलेट से नहीं है, वो डायरेक्ट टच से, आप डायरेक्ट कांटेक्ट पे जाओगे तो वो आपको होने के चांसेस हैं। जैसे आपका हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया, एड्स हो गया, तो उसमें आपका क्या है कि बहुत क्लोज कांटेक्ट होगा तो ही आपको HIV या एड्स होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि केयर करते हैं, उन पेशेंट के प्रिकॉशंस उन पेशेंट पे लगाते हैं जो ससेप्टेबल होते हैं या इन्फेक्टेड होते हैं विद MDRO इन्फेक्शंस। MDRO इन्फेक्शन मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे पैथोजेंस जिन पर जो रेजिस्टेंस हो चुके हैं मल्टी ड्रग्स को, मतलब कई एंटीबायोटिक्स को, कई ड्रग्स को वो रेजिस्टेंस हो चुके हैं, ठीक है। उनके लिए अलग से एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है या इफेक्टिव ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे हो, तो उन पे हम लगाते हैं क्या, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, ठीक। अब बात करते हैं कि इन ये सारे तो प्रिकॉशंस के बारे में बात हो गई, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, प्रिकॉशंस लेना क्या क्या है वो ध्यान में रखना है। तो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में हमें 3 प्रिकॉशन लेने हैं। पहला है पेशेंट प्लेसमेंट, दूसरा है यूज ऑफ पीपी, और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो पेशेंट प्लेसमेंट का क्या है, पेशेंट प्लेसमेंट बताता है कि कैसे हम पेशेंट को आइसोलेट कर सकते हैं या बाकी के लोगों से उसको अलग कर सकते हैं ताकि वो किसी और में इन्फेक्शन ट्रांसफर ना हो, ठीक है। जैसे हम ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को नेगेटिव प्रेशर रूम्स में रखते हैं, आइसोलेटेड रूम्स में रखते हैं, तो उससे क्या होता है, वो अलग से अपने एनवायरमेंट में रहता है, ठीक है। उनका अगर लाइक होता है ना कि उनका जो कह सकते हो इंटरेक्शन है बाकी के लोगों से है ही नहीं, तो बाकी के लोगों में भी ट्रांसफर नहीं होगा इन्फेक्शन, इसीलिए। और बाकी के आपके से डायरेक्ट कांटेक्ट के लोग हैं, तो इनमें एयरबोर्न एयर ड्रॉपलेट का सीन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट टच या डायरेक्ट क्लोज कांटेक्ट से हो रहा है, तो इनको हम प्राइवेट रूम्स में रखते हैं ताकि कोई भी इनके इंटरेक्शन में ना जाए, तो वो इन्फेक्शन इधर से मीन्स लाइक आप किसी को ट्रांसमिट नहीं होगा। नेक्स्ट इज प्रॉपरली यूज ऑफ पीपी में क्या है, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ EPP करना है। मास्क एंड ग्लव्स तो मिनिमम आपको यूज तो करना ही करना है, ठीक है। मास्क, ग्लव्स, हैंड हाइजीन, ये तो आपको हमेशा ध्यान में होना ही चाहिए जब आप इन्फेक्शन वाले केसेस डील कर रहे हो, ठीक है। तो मास्क, ग्लव्स आपका एक कह सकते हो एक बैरियर काम करता है जिसमें इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन रुक जाता है, चाहे वो किसी भी मोड से हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन यहाँ बात की गई है पेशेंट के बारे में, मतलब हम पेशेंट को ऐसा तो है नहीं, पेशेंट का भी डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट होगा, उसके भी अलग अलग स्क्रीनिंग होंगे, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, तो पेशेंट को भी हमें मूव कराना होता है हॉस्पिटल की सेटिंग्स के अंदर, यूनिट टू यूनिट, हॉस्पिटल के बाहर इवन डिस्चार्ज भी कभी कभी करना होता है। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, तो वहां पे हम उनको कुछ प्रिकॉशंस मेजर्स बताते हैं, जैसे कि पेशेंट को हमेशा मास्क लगा के रखना है, उनके जो भी लोग हैं, उनके आसपास के लोग हैं, उनको हमेशा डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है 6 फीट की, अगर एयरबोर्न और एयर ड्रॉपलेट मेथड है तो, ठीक है। तो डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और मास्क हमेशा पेशेंट को लगाना ही लगाना है ताकि वो किसी और को अपना इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। 2 चीज इसमें और थी, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, प्रोफाइलैक्सिस, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि लाइक हम ब्रीफ कर देते हैं कि इसमें ये था कि किसी भी इन्फेक्टिशियस चीजों के लिए इम्यूनाइजेशन प्रेजेंट है, लाइक कम्युनिकेबल डिजीज के लिए इम्यूनाइजेशन प्रेजेंट है, तो प्लीज उसके लिए इम्यूनाइजेशन आप कह सकते हैं कि फॉलो अप करें, बच्चों में वैक्सीनेशन फॉलो करें। और अगर जैसे NSIs वाले केसेस होते हैं, ठीक है, निडल स्टिक इंजरी, शार्प इंस्ट्रूमेंट वाले, तो आप प्रोफाइलैक्सिस के लिए जाएं, ठीक है। जहां पे प्रोफाइलैक्सिस का यूज है, डू यूज प्रोफाइलैक्सिस, जहां पे वैक्सीनेशन वर्क कर रहा है, डू यूज वैक्सीनेशन, ठीक है। देन आपका आता है रोल ऑफ नर्स, तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल प्रिकॉशन खत्म। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन में नर्सेस का क्या रोल है वो हम बात करते हैं। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन में नर्सेस का रोल है, पहला है प्रिकॉशन कंसर्न। प्रिकॉशन कंसर्न का मतलब क्या है
कि जैसे लाइक जहाँ पे भी नर्स एज अ वर्क कर रहे हो, ठीक है, वहां पे एक काइंड ऑफ पेशेंट तो होगा नहीं, वहां पे अलग अलग इन्फेक्शन के साथ अलग अलग पेशेंट्स होंगे। लाइक किसी को हेपेटाइटिस होगी, किसी को निमोनिया होगा, किसी को डायबिटीज ट्यूबरक्लोसिस होगा, किसी को अदर काइंड ऑफ इन्फेक्शन होंगे जो कम्युनिकेबल होंगे, ठीक है, ये जो हाईली इन्फेक्टिशियस होंगे, ठीक है। तो आपको उन डिजीज कंडीशन के साथ के जो पेशेंट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रिकॉशन मेथड से डील करना होता है, दैट इज प्रिकॉशन कंसर्न। तो नर्स का पहला रोल यही है कि अलग अलग पेशेंट को अलग अलग इन्फेक्शन कंडीशन से कैसे आप इफेक्टिवली आप डील करोगे, उनकी केयर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज टीचिंग फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, मतलब पेशेंट की फैमिली और आपके सराउंडिंग में जो भी कोवर्कर्स हैं उनको आपको इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंशन के मेथड्स, मेजर्स, ये सारी चीजें आपको उनको बतानी है, एजुकेट करनी है, ठीक। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट ऑफ पीपी, वही है कि जब आप उनको एजुकेट करोगे कि हाँ इन्फेक्शन ऐसे फैलता है, ये सीन है, तो आप उसमें फिर पीपी का यूज भी बताओगे कि कौन कौन सी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हम यूज कर सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, कि हम खुद को भी और अदर को भी, मतलब जो बाकी सराउंडिंग में पर्सन काम कर रहे हैं उनको भी इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। देन पब्लिक प्रिकॉशन गाइडलाइंस एजुकेशन, ये आपका मेनली पब्लिक बेस्ड होता है, मतलब जो फैमिली है वहां पे उनके साथ में जो भी आपको पब्लिक दिख रही है, ठीक है, हॉस्पिटल में है, अदर देन पेशेंट, तो उनको आप कैसे बताओगे कि वो कौन कौन से प्रिकॉशन रखें, कि वो भी तो लाइक पेशेंट से अगर मीटअप के लिए आ रहे हैं, ठीक है, पेशेंट से मीटअप के लिए आ रहे हैं तो वो कहीं इन्फेक्शन गेन करके ना जाए, इसीलिए आप उनको एजुकेट करोगे कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशन मेजर्स रखने हैं ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। देन सर्विलांस ऑफ आइसोलेशन, अब जैसे आपने अलग अलग कंडीशन के पेशेंट को, मींस इन्फेक्शन कंडीशन के पेशेंट को अलग अलग आइसोलेशन रूम्स में रखा है, तो हर पेशेंट का एक अलग मॉनिटरिंग फेज होगा, एक अलग ऑब्जर्वेशन रूल्स होंगे, प्रोटोकॉल्स होंगे, ठीक है। उस सर्विलांस में आप ये भी देखोगे कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उसका जो भी इन्फेक्शन स्टेज है वो कैसा है, ठीक है, लाइक उसका जो भी कंडीशन है वो सीवियर है कि नॉर्मल है, कि वो रिकवर कर रहा है या और कोई प्रॉब्लम आ रही है, मींस ऑल ओवर ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द पर्सन जो आपके आइसोलेशन वार्ड्स में हैं, ठीक। देन पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन मेजर्स, जो हमने ऊपर बात कर ली है कि डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, पेशेंट को हमेशा मास्क यूज करते रहना है, ठीक है, अगर वो आइसोलेशन रूम से बाहर हैं। देन नेक्स्ट इज डीकंटामिनेशन ऑफ पेशेंट यूनिट्स एंड आर्टिकल, डीकंटामिनेशन का मतलब क्या है कि अब जैसे जो पेशेंट आपके पास है यूनिट में, तो ऑफ कोर्स वो इन्फेक्शन है उनके पास, तो वो जो चीजें छू रहे हैं वो इन्फेक्ट हो रही हैं, वो डीकंटामिनेट हो रही हैं, तो कंटामिनेट हो रही है तो आपको उनको क्लीन करना होता है, ठीक है, उनको डिसइंफेक्ट करना होता है। इवन जब पेशेंट आपका यूनिट छोड़ता है, मींस लाइक पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो जब यूनिट फ्री होता है तब आपको उसको डीकंटामिनेट करना होता है, ताकि जो कोई भी पेशेंट आ रहा है, दूसरा अनदर जो पेशेंट आएगा उस यूनिट में, तो वो भी तो वही आर्टिकल्स, वही यूनिट यूज करेगा, तो उसको इन्फेक्शन ना हो, इसलिए आपको उसको पहले से प्रायर डीकंटामिनेट करना है। नेक्स्ट इज बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट, तो बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट जैसे हमने बीएमडब्ल्यू में बात करी है, ठीक है, वीडियो में आप चेक कर सकते हो, उसमें यही है कि अलग अलग चीजों का बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना होता है, जो भी आर्टिकल्स हमें वेस्ट निकल रहे हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, सारी चीजों का अलग अलग कैटेगरी वाइज मैनेजमेंट है, तो हमको उन स्टैंडर्ड मैनेजमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही उसको मैनेज करना है वेस्ट को, ठीक है। देन यूज ऑफ स्टैंडर्ड मेजर्स, स्टैंडर्ड मेजर्स मतलब हमें प्रॉपर स्टैंडर्ड मेजर्स, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड मोड ऑफ केयर हमें इस्तेमाल करना है, ताकि हम क्वालिटी केयर दे पाए, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में एक आप कह सकते हो एक स्टेप आगे कर पाए, ठीक है, तो हमेशा स्टैंडर्ड मेजर्स का इस्तेमाल करना है। देन नेक्स्ट इज हेल्थ एंड हजार्ड, हेल्थ एंड हजार्ड क्या है कि इसमें आपको हेल्थ मींस आपका भाई हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रिवेंशन पे काम करना है, ठीक है, कि पर्सन जो लाइक जो है, जो उनके पास इन्फेक्शन है, उनका तो है कि आप हेल्थ ट्रीटमेंट करो, ठीक है, उनको प्रॉपरली ट्रीट करो, क्योर करो, ठीक, लेकिन जो जिनके पास इन्फेक्शन नहीं है, जो रिस्क पर है, लाइक उनके फैमिली मेंबर्स हो गए, अदर जो पीपल हो गए, तो उनका आप कैसे मींस कह सकते हो प्रमोट करोगे हेल्थ को कि उनको इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, वो हेल्दी रहे। नेक्स्ट इज हजार्ड्स में क्या है, हजार्ड आपके दो टाइप के होते हैं, एक हेल्थ हजार्ड्स, एक एनवायरमेंटल हजार्ड्स, ठीक है। तो हेल्थ हजार्ड्स में क्या है कि आपका जैसे एनएसआईज हो रहे हैं, ठीक है, आपके शार्प इंजरीज हो रही हैं, फॉल रिस्क हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो हेल्थ रिलेटेड हैं।
तो कुछ ऐसे हजार्ड्स हैं जो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, तो आपको उनको देखना है, उसको रेगुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग मेजर्स लेने हैं, कुछ गाइडलाइंस बनानी है ताकि आप हेल्थ हजार्ड को प्रिवेंट कर सको। कि प्रॉपरली एजुकेट करना है एनएसआईज के बारे में, प्रॉपरली यूज बताने हैं, पीपीई कैसी, ये सारी चीजें। अदर आपके जो एनवायरमेंटल हजार्ड है, जैसे आपका फायर हजार्ड हो गया, आपका फिजिकल हजार्ड्स हो गए, केमिकल हजार्ड्स हो गए, तो इन सब चीजों के बारे में भी आपको अवेयरनेस देनी है अपने वर्कर्स को, इवन फैमिली के मेंबर्स को, पेशेंट को, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो आप उसको मैनेज कर पाओ। ठीक है, बात करते हैं एसेप्सिस के बारे में। तो एसेप्सिस हमारा क्या है आपका कि एक ऐसी टेक्निक है या आप कह सकते हो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम मींस एलिमिनेट करते हैं माइक्रोब्स को। ठीक है, मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें हम एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स, प्रिंसिपल यही है कि एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो उनका एलिमिनेशन करने के बाद हम उस चीज को अप्लाई करते हैं। ठीक है, एसेप्सिस क्या है, ये कह सकते हो कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कोई भी प्रोसीजर, कोई भी मेथड, कोई भी आप कह सकते हो स्टेप, मेजर, कुछ भी जो इन्फेक्शन के विदाउट हो। ठीक है, कोई भी एक ऐसा आप कह सकते हो प्रोसीजर, आप कह सकते हो मेथड, कह सकते हो स्टेप, कह सकते हो मूवमेंट, कह सकते हो, जो हम विदाउट इन्फेक्शन, ठीक है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन के करते हैं। ठीक है, लाइक क्या है कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, मतलब भाई इन्फेक्टिशियस एजेंट वहां प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, दैट इज एसेप्सिस। एसेप्सिस मतलब फुल्ली स्टेरलाइज्ड, ठीक है, फुल्ली डिसइंफेक्टेड, जहां पे इन्फेक्शन का जो भी लाइक पैथोजन है, माइक्रोब्स है, जर्म्स है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब एकदम स्टेरलाइज्ड आप कह सकते हो प्रोसीजर, मेथड, या फिर आप कह सकते हो मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जहां पे प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन नहीं है, जहां पे प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिशियस एजेंट नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड मेजर्स इन एसेप्टिक फॉर्म, मतलब एसेप्टिक फॉर्म में हम कोई भी मेजर्स या प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, अब इसका एम क्या है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ये। ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ताकि हम मिनिमाइज कर सके कंटामिनेशन को थ्रू स्टेराइल टेक्निक्स। तो अब स्टेराइल टेक्निक्स के थ्रू हम जो भी कंटामिनेशन है उसको मिनिमाइज कर सकें। अब ये जो एसेप्सिस होता है और क्लीन होता है, उसमें डिफरेंस क्या है मैं ये बताऊं आपको। एसेप्सिस पहले तो क्लीन होता है कि आपका रिड्यूस करता है जर्म्स एंड माइक्रोब्स, आप क्लीन करोगे तो जो भी जर्म्स माइक्रोब्स होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फुल्ली एलिमिनेट करना इवन उनके स्पोर्स को भी, दैट इज एसेप्सिस, दैट इज स्टेरिलाइजेशन, जो कि होता है एसेप्सिस। एसेप्सिस मतलब एलिमिनेशन ऑफ जर्म्स एंड इवन इट्स स्पोर्स। ठीक है, किसी भी आर्टिकल पर, किसी भी चीज को, तो वो मींस एसेप्टिक हो जाता है, मतलब वहां पे इन्फेक्शन का प्रेजेंस है ही नहीं, वहां पे माइक्रोब्स का प्रेजेंस या फिर उसके स्पोर्स का प्रेजेंस है ही नहीं, दैट इज एसेप्टिक। ठीक है, जैसे एसेप्सिस और क्लीन में यही डिफरेंस है कि एसेप्सिस होता है जहां पे उसका एलिमिनेशन हो जाता है इन्फेक्शन का, और क्लीन में जहां पे हम रिडक्शन कर देते हैं कि वो जो इन्फेक्शन कॉजिंग जर्म है या उनको इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, दैट इज क्लीन। अब एसेप्सिस में दो चीजें मेथड आते हैं, तो दो मेथड होते हैं, मेडिकल एसेप्सिस और एक होता है सर्जिकल एसेप्सिस, एसेप्टिक भी आप कह सकते हो। ठीक है, एंड क्लीनिंग में क्या है आपका एनवायरमेंटल क्लीनिंग होता है और इक्विपमेंट क्लीनिंग होता है, तो दोनों के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे क्लीनिंग मेथड्स की। तो क्लीनिंग मेथड में आपका आता है एनवायरमेंटल क्लीनिंग एंड इक्विपमेंट क्लीनिंग। ठीक है, तो एनवायरमेंटल क्लीनिंग एंड इक्विपमेंट क्लीनिंग ये आप मैं उसमें पढ़ा चुकी हूँ आपके यूनिट में, प्रमोटिंग हेल्थ केयर सेफ्टी एनवायरमेंट में। ठीक है, आई थिंक उसी में है। ठीक, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन वहां पे था, तो हमने ये चीजें डिस्कस कर ली हैं, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। देन बात करते हैं आपके मेथड्स की, हम एक ब्रीफ कर दे रहे हैं ओवरव्यू कि एनवायरमेंटल क्लीनिंग में होता है रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम सरफेस या ऑब्जेक्ट जो भी एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको हम रिमूव कर देते हैं थ्रू क्लीनिंग। ठीक है, कैसे करते हैं, डिसइंफेक्टेंट। अब एनवायरमेंट में हमारे जितने भी आर्टिकल्स, फर्नीचर्स, आपके जो भी चीजें प्रेजेंट है, लाइक आपके जो भी डेली यूज की चीजें हैं, तो उनको हम क्लीन कर देंगे तो आपका एनवायरमेंटल ऑलमोस्ट क्लीन हो जाएगा, वॉल्स, फैंस, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एनवायरमेंट आपका क्लीन हो गया। ये हम करते हैं मेजरली डिसइंफेक्टेंट से, लाइक नॉर्मल आपके डिसइंफेक्टेंट लाइक ब्लीचिंग सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, आपके जो भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन हम जो यूज करते हैं नॉर्मली, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, उनसे हम क्लीन कर देंगे तो ये चीजें क्लीन हो जाती हैं। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक्स आर यूज ऑन टिश्यूज। ठीक है, ये याद रखना। इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो इक्विपमेंट होता है डिसइंफेक्टिंग द इक्विपमेंट एंड आर्टिकल यूज फॉर केयर एंड डेली यूज,
अब जो डेली यूज के केयर के लिए या डेली यूज में हमारे जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे आपका नॉर्मली आप यूज कर रहे हो आर्टिकल्स, आप अपने बेड साइड पे बहुत सारे आर्टिकल्स यूज करते हो, आपका मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, लाइक आपके स्टेथोस्कोप हो गए, स्पिरोमीटर हो गए, इन सबका डिसइंफेक्शन, दैट इज आपका इक्विपमेंट क्लीनिंग। अब इक्विपमेंट क्लीनिंग में आपके मेडिकल टर्म्स की अगर हम बात करें तो 3 होते हैं, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट्स होता है। तो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट टिश्यू को टच करते हैं, मतलब आप कह सकते हो वो आर्टिकल्स, वो मेटल आइटम्स, ठीक है, जैसे सर्जरीज में यूज होते हैं, तो वो डायरेक्टली जो टिश्यू को टच कर रहे हैं, इंटरनल टिश्यूज को, ठीक है, वो होते हैं आपके क्रिटिकल आर्टिकल्स। तो इनको हम अलग से डिसइंफेक्ट या स्टेरलाइज करते हैं, ठीक है। सेमी क्रिटिकल होते हैं जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स को टच करते हैं, लाइक आपके ईयर, आपके आईज, ठीक है, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को, जो आपके ओरल मीन्स आपका म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है, आपके सॉरी रेस्पिरेटरी, नॉट ओरल, रेस्पिरेटरी, ठीक है, ये सारे हो गए आपके सेमी क्रिटिकल। नॉन क्रिटिकल होते हैं जो आपके ओवर आपके स्किन को, इंटैक्ट स्किन को जो टच कर रहे हैं आर्टिकल्स, वो होते हैं। तो इनका अलग अलग मेथड होता है स्टेरलाइजेशन, सॉरी डिसइंफेक्शन का, जो कि होता है एक स्पाउल्डिंग प्रिंसिपल्स है, स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन, ये दोनों मेथड्स हम यूज करते हैं, दोनों डिस्कस कर चुके हैं हम आपके डिसइंफेक्शन चैप्टर में, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे मेनली हमारा है एसेप्सिस, तो हम एसेप्सिस के बारे में बात करते हैं। अब जो आपका मेनली है मेडिकल सेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मेडिकल एसेप्सिस को हम क्लीन टेक्निक भी कहते हैं और सर्जिकल एसेप्सिस को हम स्टेराइल टेक्निक कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस हमने बात कर लिया है कि क्लीन टेक्निक क्या होता है, यहाँ पे हम रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ जर्म्स या माइक्रोब्स को, ठीक है, इनएक्टिवेट करते हैं, और यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देते हैं इवन उसके स्पोर्स को भी, ठीक है। तो वो टेक्निक्स होती हैं। तब इन टेक्निक्स को हम अप्लाई क्या करते हैं या इनका मतलब क्या है, पहला तो प्रैक्टिसेस यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, हम ये कब यूज करते हैं ताकि हमें क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। ये क्लीन टेक्निक होता है, ठीक है। क्लीन टेक्निक मतलब क्लीन टेक्निक मींस लाइक जो भी चीजें होती है हम क्लीनलीनेस के साथ करते हैं, ठीक है। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन होता है, आप कोई भी प्रोसीजर करो, कोई आर्टिकल यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड होगा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ हैंड वॉशिंग, आर्टिकल हैंडलिंग एंड हैंडलिंग ऑफ लिनेंस, मेनली इन्हीं में होता है कि हैंड वॉशिंग आप कर रहे हो तो क्लीन मीन्स आप लाइक आप फीडिंग करने जा रहे हो, ठीक है, पेशेंट को, तो आप हैंड वॉश करके जाओगे। आप मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो आप हैंड वॉश करके जाओगे, ठीक है। तो आर्टिकल हैंडलिंग, जैसे नॉर्मली आर्टिकल्स आप हैंडल कर रहे हो, जो आपके जैसे लाइक इक्विपमेंट्स हैं आपके, स्टेथोस्कोप, सिग्नोमैनोमीटर, वेंटिलेटर्स, इन सबको आप कर रहे हो तो क्लीन हैंड से करोगे, ठीक है। तो आर्टिकल हैंडलिंग या आप कह सकते हो क्लीन मेथड से करोगे, उनको डिसइंफेक्ट करोगे। हैंडलिंग लिनेन, जो क्लीन लिनेन होंगे उनको आप अलग हैंडल करोगे, जो क्या बोलते हैं कंटामिनेटेड है उनको अलग हैंडल करोगे। यूजेस इसके कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे आप मेडिकेशन करने जा रहे हो, ठीक है, तो प्रॉपरली आपने हैंड वॉश किया, ठीक है, आपने ग्लविंग करी और प्रॉपर आप गए मेडिकेशन करने, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने। एनिमास आप दे रहे हो तो वहाँ पे स्टेराइल टेक्निक की जरूरत नहीं होती, आपका क्लीन टेक्निक इनफ है। पेरिनियल प्रोसीजर्स आप कोई कर रहे हो, ठीक है, प्रोसीजर्स मींस लाइक आप केयर कर रहे हो, क्लीनिंग हो गया, स्टूल एंड सैंपलिंग हो गया, स्टूल एंड यूरिन सैंपलिंग हो गया, ये सारी चीजें। फीडिंग आप करने जा रहे हो तो आप हैंड वॉशिंग वगैरह करके जाओगे, ठीक है। हैंड हाइजीन एंड केयर अगर आप कर रहे हो, जैसे आप बॉडी वॉश कर रहे हो, बॉडी स्पंजिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें हैं, तो वहाँ पे आपको क्लीन टेक्निक की जरूरत है। देन आपका आता है स्टेराइल टेक्निक। स्टेराइल टेक्निक में क्या है कि आपको स्टेरिलिटी मेंटेन करके रखनी है, एसेप्सिस मेंटेन करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक यूज होती है, मतलब एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन का स्पोर भी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, एकदम स्टेराइल होना चाहिए जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो, जिस भी आर्टिकल के साथ कर रहे हो, ठीक। स्टेरिलाइजेशन प्रेजेंट होता है हर चीज में, ठीक है। यूज ऑफ पीपी, जैसे आप ग्लव्स आप पहन रहे हो तो वहाँ स्टेराइल टेक्निक्स का यूज होता है। मास्क आप पहन रहे हो तो वो भी स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग जैसे आप करने जा रहे हो, ठीक है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग, हैंडलिंग ऑफ सर्जिकल आर्टिकल्स, सर्जिकल प्रोसीजर्स, ये सारी चीजें वो स्टेराइल होती हैं चीजें, तो वो आपको उन्हीं एसेप्सिस के मेथड्स या प्रोसीजर्स के थ्रू, स्टेप्स के थ्रू आपको उनको हैंडल करना होता है। यूजेस कहाँ कहाँ देखोगे आप, ड्रेसिंग चेंजेस, जैसे आप ड्रेसिंग वुंड केयर करने जा रहे हो, ड्रेसिंग चेंज करने जा रहे हो, कैथेटराइजेशन, कैनुलेशन करने जा रहे हो, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर या फिर किसी भी काइंड ऑफ इन्वेजिव प्रोसीजर, लाइक आपका सैम्पलिंग हो गया, आपके एनेस्थीसिया हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप इन्वेजिव प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे आपको स्टेरिलिटी मेंटेन करनी होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर डायरेक्टली पैथोजन का इन्वेजन हो जाएगा अगर आप स्टेराइल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करोगे।
ना आपका बचता है बैरियर नर्सिंग, और एक और टॉपिक है वो है आपका बीएमडब्ल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, आप उसका एक अलग से वीडियो देख सकते हो। बैरियर नर्सिंग हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं हम आपके बैरियर नर्सिंग, जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। तो बैरियर नर्सिंग एक कह सकते हो एक टाइप ऑफ टेक्निक है जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूज करते हैं ताकि वो खुद को कंटेमिनेशन से या इन्फेक्शन से बचा सके। ठीक है, बहुत कॉमन लैंग्वेज में यही है कि डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस या टेक्निक टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। ये मीन्स होता है कि प्रोटेक्ट करता है एचसीपीज को गेन करने, मतलब लाइक प्रोटेक्ट करता है एचसीपीज को टू गेन इन्फेक्शन। लाइक अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन को वो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी है प्रोसीजर या केयर वॉट एवर ट्रीटमेंट, तो वहां से वो खुद को मीन्स लाइक वो खुद के लिए कोई इन्फेक्शन ना गेन करें, दैट इज बैरियर नर्सिंग। खुद के मीन्स लाइक होता है ना कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स या मेजर्स को फॉलो करते हैं ताकि हमें खुद को पर्सनली खुद को सेव करके रखना है कि हमें वो इन्फेक्शन ना हो। एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम बहुत सारे पेशेंट्स को अलग अलग डिजीज कंडीशंस के साथ, इन्फेक्शन कंडीशन के साथ हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो हमें खुद को भी तो सेफ, हमारा खुद का सेफ्टी भी तो मैटर करता है। तो हमें खुद को सेफ करने के लिए या रखने के लिए हम कुछ प्रोसीजर्स मीन्स या क्या कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं ताकि हमें क्रॉस इन्फेक्शन ना हो फ्रॉम पेशेंट, मतलब हमें पेशेंट से कोई इन्फेक्शन का गेन ना हो। ठीक है, दैट इज कुछ टेक्निक्स होती है, वो होता है आपका आइसोलेशन टेक्निक, हैंडलिंग ऑफ शार्प एंड सेफ्टी, हैंडलिंग ऑफ लिनन एंड इट्स डिस्पोजल, वेस्ट मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट ऑफ स्टाफ एंड एसेप्टिक टेक्निक्स। ये ऑल ओवर 6 टेक्निक्स हैं। ठीक है आपके, तो 6 टेक्निक्स का हम फॉलो करते हैं ताकि हम अपने आप को सेव रख सकें फ्रॉम गेनिंग इन्फेक्शन। ठीक है, फ्रॉम पेशेंट। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्निक्स के बारे में। तो आइसोलेशन एक टेक्निक है जहां पे हम कुछ आइसोलेशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं पेशेंट पर कि हम आप लाइक पेशेंट को भी अदर पर्सन को ट्रांसमिट करने से हम रोक सकें और खुद को भी हम बचा सकें ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन से। तो पहला होता है स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन होता है जहाँ पे पर्सन को या पेशेंट मीन्स वो आप कह सकते हो कि कंफर्म है कि वो किसी कम्युनिकेबल डिजीज से है। ठीक है, मीन्स लाइक किसी इन्फेक्टिशियस हाईली कंटेजियस डिजीज से वो डायग्नोस हुआ है और उसको स्ट्रिक्टली आइसोलेट करके रखते हैं ताकि कोई भी ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ना हो। देन कॉन्टैक्ट आइसोलेशन होता है, मीन्स वहां पे हम टच प्रिवेंशन रखते हैं। ठीक है, पेशेंट का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स थ्रू टचेस, ठीक है, वो हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। जैसे आपका HIV हो गया, एड्स हो गया, तो वहां पे हम कॉन्टैक्ट्स को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्किन डिजीजेस हो गए। ठीक, रेस्पिरेटरी में क्या होता है कि हम रेस्पिरेटरी हाइजीन एटिकेट्स को फॉलो करते हैं, वहां पे आइसोलेशन लगाते हैं कि उनको मास्क प्रॉपरली यूज करके रखना है ऑल ओवर टाइम। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो और बाकी के जैसे उनके एनवायरनमेंट में जैसे एयरबोर्न हो गया, ड्रॉपलेट बॉर्न हो गया, तो उनके एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन का मीन्स जो रिस्क होता है वो बहुत बहुत आगे होता है। तो हम अदर पर्सन या हम खुद को जब मीन्स लाइक प्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग केयर, तो हम यूज ऑफ मास्क एंड पीपी का करते हैं। ठीक है, ताकि हमें गेन ना हो इन्फेक्शन का। वही है ट्यूबरक्लोसिस, जो एक स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लाइक आपका ट्यूबरक्लोसिस स्पेसिफाइड जो भी मीन सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम पर्सन को आइसोलेट, जैसे नेगेटिव प्रेशर रूम में उनको आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को, तो हम वहां पे जब भी जाएंगे तो हम प्रॉपर यूज ऑफ पीपी के साथ जाएंगे। ठीक है, देन एंट्रिक प्रिकॉशंस क्या होते हैं। अब एंट्रिक प्रिकॉशंस ये है कि जैसे कोई सिक्रीशन है जो एंट्रिक्स है, लाइक कोलोस्टॉमी हो रखा है, जेनिटोस्टॉमी हो रखा है, कुछ भी कोई भी ऑस्टोमीज हो रखी हैं, ठीक है, मतलब क्रिएट की गई है, और एंट्रिक में कुछ कोई कंटामिनेशन है जो कर सकते हैं, अदर देन आपका डाइसेंट्रिक हो गया, आपका डायरिया हो गया, टाइफाइड, ये सारी चीजें होंगी जो कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो वहां पे हम कुछ प्रिकॉशंस रखते हैं ताकि किसी दूसरे पर्सन में या हमें खुद को वो ना ट्रांसमिट हो। देन सिक्रीशंस में आपका बहुत सारे सिक्रीशंस आता है, बहुत सारे सिक्रीशन, जैसे आपका ओरल सिक्रीशन हो गया, आपका नेजल सिक्रीशन हो गया, ठीक है, आपके क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सिक्रीशंस हो गए। इन सारे सिक्रीशंस को हम अलग से मींस कुछ प्रिकॉशंस के थ्रू रेगुलेट करते हैं ताकि हम उनके कांटेक्ट में ना आए। मींस ऑल ओवर इज यूज ऑफ पीपी। ठीक है, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड सेम थिंग है कि हम उसके कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, लाइक यूज ऑफ ग्लव्स, मास्क, ये सारे फेस शील्ड्स। ठीक है, एंड डिजीज स्पेसिफिक, अगर कोई डिजीज स्पेसिफिक हम कुछ ट्रीट कर रहे हैं, जैसे अभी हमारा न्यूली आया था कोविड, तो उसमें भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे कि हम उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करें।
सो ये हो गया आपके आइसोलेशन के। नाउ हैंडलिंग ऑफ शार्प एंड सेफ्टी, मतलब जो भी हम निडल्स, सिरिंजेस, शार्प्स, आर्टिकल्स ये सब यूज कर रहे हैं पेशेंट पर, तो उनकी हैंडलिंग प्रॉपर हो, हमें कोई इंजरी ना हो, क्योंकि वहां पे फिर इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन बहुत इजीली हो जाएगा अगर हमें उससे इंजरी, उस कंटामिनेटेड चीजों से इंजरी होती है। देन हैंडलिंग ऑफ लिनन एंड इट्स डिस्पोजल, लिनन जैसे जो भी पेशेंट लिनन यूज कर रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड हैं, तो वहां पे उनके सिक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं, उनके क्या बोलते हैं आपके बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं लिनेंस में, तो हमें उसका प्रॉपरली हैंडल करना है, सेग्रीगेट करना है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल हमें देखना है ताकि कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। वेस्ट मैनेजमेंट, जो पेशेंट्स के थ्रू निकल रहा है, जो इन्फेक्टेड पेशेंट वेस्ट निकल रहा है, लाइक उसके मास्क हो गए, उसके अदर आर्टिकल्स हो गए, उसका फूड आइटम हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी हो, हम उसके ऊपर जो भी मेडिकेटेड आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं, कैनुला, कैथेटर्स, ये सारी चीजों का प्रॉपर डिस्पोजल, ठीक है, ताकि उससे क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। देन रिस्क असेसमेंट ऑफ स्टाफ, जो भी उनके सराउंडिंग में स्टाफ वर्क कर रहे हैं, लाइक आपके कोवर्कर्स, ठीक है, तो उनको भी हमें असेस करना है कि उनको कोई ऐसा इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ना हो, उनको भी हमें एजुकेट करना है पीपी यूज के लिए, ठीक है, प्रॉपर उनको हमें प्रोसीजर्स बताने हैं, मींस आप कह सकते हो मेजर्स बताने हैं कि हम इस काइंड ऑफ स्टेप्स को फॉलो करिए ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। देन एसेप्टिक टेक्निक्स यूज करने हैं। एसेप्टिक टेक्निक्स क्यों यूज करने हैं? क्योंकि ताकि जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन है पर्सन टू पर्सन या इन्फेक्टेड पर्सन से आपको, ये सारी चीजें ना हो, ठीक है, और पर्सन को कोई अदर HAI के का मींस लाइक रिस्क ना हो, ठीक है, अदर इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में वो रह के एक्वायर कर सकता है तो वो ना हो। ये हो गया आपका बैरियर नर्सिंग। अब बैरियर नर्सिंग होती है आपकी दो टाइप की, एक होती है स्ट्रिक्ट होती है, एक सिंपल होती है। स्ट्रिक्ट आपकी नाम से आप देख सकते हो, स्ट्रिक्ट मतलब जो किसी स्पेसिफिक हाईली इन्फेक्टिशियस डिजीज के लिए होती है, हाईली कंटेजियस डिजीज के लिए होती है, वहां पे हम अप्लाई करते हैं। जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल है कोविड, वहां पे एक स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे जब आप केयर या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे थे कोविड पेशेंट्स को। सिंपल नर्सिंग, बैरियर नर्सिंग क्या है कि आप सिंपली यूज कर रहे हो हर पर्टिकुलर पेशेंट के तरफ कि आप उस पेशेंट से खुद को सेव रख सको, उसके कंटेमिनेशन से आप अपने आप को दूर रख सको, उसके एक्सपोजर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैरियर नर्सिंग। नाउ आपका यूनिट हो गया है कंप्लीट, सारी चीजें हम लोगों ने कर ली हैं कवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ।